कमेंट्स में जरा जल्दी से बता दें if you're audible। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है सर, ओवर टू यू। कंट्रोल कर। सर कंट्रोल चले। हाँ, हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की हमारी क्लास के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इनफैक्ट पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड होगा। और पाकिस्तान अफेयर किस तरह से इसका सिलेबस एग्जिस्ट करता है और हमें इसको पढ़ना कैसे है और इसको लेके चलना कैसे है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके सीएसएस का एक गेटवे है। अगर तो आप इन दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो उसका बड़ा पर्सपेक्टिव ये बनेगा कि आप इसके साथ ऑलमोस्ट फोर अदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। माय नेम इज़ मोहम्मद एजाज और मेरी एमफिल और जो है वो हिस्ट्री में है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। और पीएचडी भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर में सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने सर्व किया है। और पिछले मोर देन 10 ईयर्स से मैं सीएसएस में एज अ मेंटोर जो है वो आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। लेक्सी में बहुत सारे सीएसपीज हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो ऑनलाइन लाइव क्लास में हम ये हमारा सेकंड बैच है यहाँ पे। और इस सेंस में मैं आप लोगों को ज़रा बताऊंगा और इवन हम डील करेंगे रिलेटेड टू द पाकिस्तान अफेयर कि पाकिस्तान अफेयर सीएसएस में किस तरह से इंगेज किया जाता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक वो जो सेकंड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट बगैर प्रिपरेशन के दी है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन कहीं और से की है और वो चाह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर या इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट और हैं उनको थोड़ा लेक्चर्स मजीद ले लिए जाएं, तो थर्ड अटेम्प्ट वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों टाइप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस नहीं रखते न्यू एस्पिरेंट्स, दोनों के लिए मैं ये बात बताता चला जाऊं कि मोस्टली सोशल मीडिया के अंदर आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स के बारे में मिसगाइड किया जाता है। और उसकी बड़ी रीज़न में मल्टीपल रीज़न है। इसमें से जो मेजर वन रीज़न है वो ये है कि इसको ज़्यादातर सीएसपीज पढ़ाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सीएसएस के फोरम पे हर एकेडमी और प्लेटफॉर्म पे आपको दो तरह के टीचर्स जरूर मिलेंगे। एक जो सीएसपीज हैं और एक जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। जो सीएसपीज हैं वो उनमें तमाम तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो है दे डोंट नो द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। उसकी रीज़न क्या होती है, उन्होंने सिर्फ सीएसएस के क्लियर किया होता है और उसके साथ ही वो अपनी एकेडमी या अपना जो फोरम है वो इंगेज कर लेते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट के बारे में उनकी नेचर्स को कंसिडर करते हुए आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। अगेन मैं ये बात करूंगा, सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बहुत अच्छे नहीं होते और सारे सीएसपी भी बहुत बुरे नहीं होते। और मैं कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो आपको सही तरह से प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पाते। लेकिन आपको इस पूरी जर्नी के अंदर, इस कश्मकश के अंदर क्या करना है, जो एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं उनसे मुस्तफीद होना है। वाई? बिकॉज अगर आपका मेंटोर ठीक है तो डेफिनेटली आपका जो जर्नी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अदरवाइज जो है वो आप प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर भी ये चीज़ें नोट की होंगी कि ऐसा टीचर जिसका सब्जेक्ट अब चाहे वो बहुत मुश्किल था लेकिन अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के जरिए आपके लिए आसान करता चला गया और आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। हाँ, सीएसएस के अंदर जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा एकेडमिक से हट के है। यहाँ पे आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ प्रोसीड करना है एंड इट इज़ अ क्वाइट कंसर्निंग एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ द डिसिप्लिन अगर आप इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर के बारे में क्या मिस गाइड और मिस लीड है या मिस लीडिंग पर्सपेक्टिव दिया जाता है, उसमें जो पहला कंसर्न है वो ये आता है कि जनाब
ये तो आसान है, इसको कर लेंगे, इसको बॉदर नहीं करते। हम ज़्यादा फोकस करते हैं इंग्लिश के ऊपर और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे के। नो डाउट आपका जो मीडियम है वो उर्दू भी है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आजा हो, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि आप उर्दू में भी पेपर कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के, लेकिन चलते नहीं है, करते नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास मटेरियल ही नहीं अवेलेबल उर्दू में, और उर्दू में राइटिंग बहुत कम कंसिडर की जाती है, खसूसन जो मेथोडोलॉजी हमारी है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। अब आते हैं पाकिस्तान अफेयर के बारे में। मिसगाइड ये किया जाता है कि जनाब ये सब्जेक्ट तो 5-6 दिनों में भी हो जाएंगे। दैट इनफैक्ट आज हम देखने वाले हैं कि वो 5-6 दिनों में होते हैं या नहीं होते, उसको भी हम देखते हैं। आपका जो सबसे कंसर्निंग है वो है इंग्लिश का, और इंग्लिश ऐसे में जो आपको दो चीज़ें चाहिए, उनमें से एक तो लैंग्वेज चाहिए, ग्रामर, जिसके अंदर आपने इसको इंगेज करना है। दूसरा आपको कंटेंट चाहिए जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, बिकॉज ऐसे एक सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल है जो आपसे डिमांड की जाती है। वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको दिया जाता है, और वो मोस्टली टॉपिक जो है, आप लोगों के अगर 10 ऐसे आते हैं तो उसमें 2 से 3 ऐसे जो हैं वो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर से आ रहे होते हैं। तो लिहाजा कीप इन योर माइंड, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, सो इट कैन बी कंसिडर गेट वे। कैसे कि आप पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में मोस्टली पाकिस्तान अफेयर में अगर हम बात करें तो यहाँ फिलोसफी के टॉपिक भी हैं, हिस्ट्री के टॉपिक भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक भी हैं, आईआर के टॉपिक भी हैं, और इसके अलावा इसमें जेंडर के भी सब टॉपिक कंसिडर किए जाते हैं। तो ऐसे ऐसी सूरत हाल में एक मिक्सचर है सोशल साइंसेज का। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जो ऑप्शन सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में बहुत वरीड रहते हैं आप लोग, वो आप लोगों के लिए आसान हो जाते हैं। मैं अक्सर आपको ये कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि जनाब पहले कंपलसरी सब्जेक्ट कवर कर लो, उसके बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोर देन 70% आप क्लियर हो जाओगे खुद से कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से रखने चाहिए। बहरहाल चलते हैं हम अपनी ओरिएंटेशन की तरफ, और अपनी इस क्लास के अंदर के किस तरह से हम अपने क्लासेस को, लाइव क्लासेस को अब लेते हैं। पहली बात तो ये कि लाइव क्लासेस का, ऑनलाइन लाइव क्लासेस का हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, वाई, बिकॉज आपको बड़े शहरों में शिफ्ट नहीं होना पड़ता, आप अपने घरों में रहते हैं, वहाँ पे आप अपना टाइम भी सेव करते हैं, हॉस्टल और ये वो के जो खर्चे हैं ये भी आपको नहीं बढ़ते। लेकिन बात ये है कि चाहे आप बड़े शहरों में आके फिजिकल क्लासेस लें या आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लें, पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा जो है वो अपनी टारगेट को अचीव कर लेता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं और आप सीरियस हैं, सो देन यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म। और इस पे हम देख रहे हैं कि जी हमारी क्लासेस जो है वो डेफिनेटली लाइव लेक्चर्स होंगे, इसमें से कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो लाइव लेक्चर के अंदर ही रहिएगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स कभी भी अपने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सुनते। वही जो मेन स्ट्रीम में चल रहे होते हैं उसी को ही जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हमारे पाकिस्तान अफेयर में 28 टॉपिक्स हैं मेजर। इनके मजीद सब टॉपिक्स बना के अगर हम बात करें तो मोर देन 35-36 टॉपिक्स बन जाते हैं। हम इन तमाम टॉपिक्स को बाकायदा डिस्कस करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। मोस्टली एकेडमीज और जो टीचर्स हैं वो 15 से 16 लेक्चर्स में आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर कवर करवाते हैं, बट हमारी क्लासेस जो हैं वो 30 से भी ज़्यादा रहेंगी। फिर हम आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करते, वाई, बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सीएसएस के हवाले से कोई बुक लिखी ही नहीं गई, ये सारी कॉपी पेस्ट होती हैं। और इस सेंस में ज़्यादातर मैं कंसीडर करता हूँ उन तमाम उस पब्लिशर्स को, जो पब्लिशर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि हम विकीपीडिया पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, लेकिन नॉट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं चले जाएंगे। तो इस सेंस में आप लोगों से गुजारिश है कि जनाब आप इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद फिर मौका इसलिए ना मिले क्योंकि ज़्यादातर हम लोग फिर कंटेंट कवरेज पे करते हैं, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें रादर देन कि आप मैसेजिंग पे जोर दें। आप इन चीज़ों को नोट कर लें, हम सब लोग यहीं पे हैं, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे इन द एंड मैं आपको जवाब देके जाऊंगा। लेकिन अभी काइंडली जो चीज़ें हैं ज़रा वो गौर से सुने और नोट करें। जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को तो पता है कि उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा,
अपनी जर्नी में, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग पर्सपेक्टिव में उनको बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें सीखनी हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है अगर आप कंसीडर कर लें अपने इस अप्रोच को तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बाद में फिर आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं सुनने को भी। और इस सेंस में क्या है कि हमारा जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 60 आवर्स के ऊपर चले जाते हैं। वाई? बिकॉज हमारा एक टॉपिक समटाइम मोर देन 2 to 3 आवर्स पे भी एक्सपेंड कर जाता है। पास पेपर डिस्कशंस भी हम लोग करेंगे। और इवन राइटिंग स्किल के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं। वाई? बिकॉज हमें लिखना नहीं आता, ये आप माने या ना माने। बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 6 यूनिवर्सिटीज़ का, इन द लाहौर, कॉमसेट, FC, GC, PU, फास्ट, इन सब में मैंने देखा है कि हार्डली लेस देन 10% स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइटिंग स्किल होती है, और मोर देन 90% स्टूडेंट हैं जिनको लिखना नहीं आता, बस वो क्रैम करके लिखाते हैं। लेकिन CSS के अंदर चूंकि क्रिएटिव राइटिंग है तो यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली ये लिखना सीखना है। तो आप लोगों के ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 5 टेस्ट होंगे, 5+ टेस्ट होंगे, जिनमें से टॉपिक वाइज हम आपके पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आपका होगा, फुल लेंथ मूक्स जिसे कहते हैं। और डेफिनेटली इन टेस्ट के अंदर आप लोग लिखना सीखेंगे। आप अगर देख जाएं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया एक स्टूडेंट के, ऑलमोस्ट हमारे तमाम टीचर्स ने। आप उनको ज़रा ज़रूर देखिएगा कि उन लोगों ने कैसे लिखा और उनकी वैल्यूएशंस के ऊपर हमने किस तरह से बातें की, और आप लोगों ने किस तरह से अपनी राइटिंग स्किल को इंगेज करना है। अच्छा, इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, ये सोशल मीडिया का आपका तो चलता रहेगा, और डेफिनेटली इसमें हमारे नंबर भी हैं, और आप लोग हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे उन सब का। और इसके साथ साथ आपको एडमिन का भी नंबर वहाँ पे होगा। आपके जो भी इश्यूज हैं, चाहे टीचर के रिलेटेड हैं, मतलब आप टीचर से उनका सोल्यूशन चाहते हैं एडमिन से, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। सो पास पेपर क्विजेज हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज हैं, और इसके अलावा जो है इवन हम लोग एक क्लेम ये भी करते हैं कि वंस यू आर आवर स्टूडेंट, यू आर ऑलवेज एंड फॉर एवर आवर स्टूडेंट। ठीक है? उसकी रीज़न क्या है कि जनाब स्टूडेंट को अगर आप ऑन कर लेते हैं और बाद में उनकी बात ही नहीं पूछते, तो मेरे ख्याल में ये टीचर्स के भी अगेंस्ट जाता है और इंस्टीट्यूट के भी अगेंस्ट जाता है। हम आते हैं ये अपने सिलेबस पे। ये आपके सामने जो है वो सिलेबस है। इस सिलेबस को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। इस सेंस में अच्छा, बुक्स की मैं बात कर रहा था कि बुक्स जो है वो हम रिकमेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये आपको सजेस्टेड बुक्स बताई गई हैं। ये बुक्स आप पढ़ के कभी भी पाकिस्तान अफेयर का या इवन किसी भी सब्जेक्ट का पेपर क्लियर नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि जो सजेस्टेड बुक्स हैं वो भी पढ़ लें? तो क्योंकि आप लोग ज़्यादातर नेचुरल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, और सोशल साइंस के स्टूडेंट ना होने की वजह से ये सारी किताबें जो हैं बायोग्राफी की सूरत में लिखी गई हैं, या फिर एक जनरल रीडर्स के लिए लिखी गई हैं। ये एकेडमिक राइटिंग के रिलेटेड बुक्स नहीं है। तो इसमें से रेलिवेंट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस इसका जवाब देना, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इनको पढ़ लें और आप लोग उसके लिए डेफिनेटली आपको लर्न करना पड़ता है। क्रिएटिव राइटिंग के परस्पेक्टिव से, राइटिंग स्किल का परस्पेक्टिव से आपको लर्न करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, हम आपको जो है वो टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक वाइज आपको रिसर्च पेपर देते हैं। और वो रिसर्च पेपर जो हैं अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके वो टॉपिक उस तरह से कंटेंट वाइज कवर हो जाते हैं। लेट्स सी, हम पहले ये जो ये जो पार्ट है हमारा पाकिस्तान अफेयर का, इसको हम कहते हैं ये प्री पार्टीशन है। प्री पार्टीशन का मतलब क्या है कि 1947 से पहले का जो कंटेंट है वो हमारा सिर्फ इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में है। बाकी सारा सब्जेक्ट जो है हमारा पाकिस्तान अफेयर का, दैट इज गोइंग टू बी ओवरलैप विद करंट अफेयर, IR, पॉलिटिकल साइंस, इंडो पाक हिस्ट्री एंड सो ऑन। इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं। अब ये पहला जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके 9 सब टॉपिक्स हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के। 3 जो हैं वो पॉलिटिशियंस के परस्पेक्टिव से हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल मूवमेंट चली है रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, 2 नेशन थ्योरी, उसको अगर हम देखें तो दैट इज कायदे आजम। और उसके बाद सेकंड वन इलामा इकबाल, एंड थर्ड वन इज द सर सैयद अहमद खान। तो ये हमारे पास 1, 2 एंड थर्ड इज द सर सैयद अहमद खान। तो ये हमारे 3 बनते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिटिशियंस। ठीक है जी, या पॉलिटिक्स।
तो उसके बाद रिफॉर्मर्स के तीन हैं जो हम लोग कवर करते हैं। एक शेख अहमद सरहंदी, और उसके बाद दूसरा कंसर्न जो है वो हम करते हैं शाह वलीउल्लाह, और तीसरा जो हम कर रहे हैं वो हैं सैयद अहमद शहीद। तो ये हमारे पास आ गए 6 जो है वो सब टॉपिक्स आ गए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के। और 3 जो हमारे पास सब टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, जिसके अंदर हम करते हैं इवन देवबंद, और देवबंद के बाद अलीगढ़ मूवमेंट आती है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, और तीसरा जो है वो नदवा है, नदवातुल उलमा, उसकी बात करते हैं। तो ये 3 हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इस सेंस में ऑलमोस्ट 9 सब टॉपिक्स बनते हैं जो सिर्फ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर हमारे 4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन का मतलब है 8 घंटे, 8 आवर्स हमारी डिस्कशन चल रही होती है, तब जाके हम इनको कवर करते हैं। और इन दिस वे ये है सिर्फ ओनली 1947 से पहले का। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अकेडमीज ऑलरेडी की होगी या किसी न किसी से पढ़े होंगे, और उनको ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 1857 से लेकर 1947 का पीरियड, क्योंकि ये ज़्यादातर जो CSPs है उन्होंने रटा होता है सिंगल पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो कहते हैं कि यही पाकिस्तान अफेयर है। बट इन फैक्ट इट इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड का एक भी टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बात जरा अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इवन किसी भी सब्जेक्ट को आप रीड आउट करें, घर जाके उसमें बैठ के बाकायदा अपना सिलेबस सामने रखें और देखें कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक आज हमारा कवर हुआ है, और आपको तक के पता चले कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बिकॉज आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में से ही आता है, चाहे आप पास पेपर उठा के देख लें, आपको किसी न किसी टॉपिक के साथ वो रिलेट करता हुआ मिलेगा। तो लिहाजा एक बात तो जहन में रखें, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली जो है वो एक डायरी पे लिख लेनी चाहिए। वाई? बिकॉज आप को ये बातें शायद आपको दोबारा सुनने को ना मिलें कहीं और प्लेटफॉर्म पे, और हमारे प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली फिर हमारे पास जो टाइम होता है वो ओनली कंटेंट कवरेज के लिए कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड जो टॉपिक है डिस्कशंस के लिए वो है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफिया, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। अब इसके अंदर ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगर आप उससे पूछेंगे कि ये एक अलग हम डिस्कशन करेंगे, तो उसका जवाब है हम जो अलग डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इन इन इनमें से वो है लैंड का और जोग्राफिया का। जोग्राफिया, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी हम बात करते हैं। और इवन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और नेचुरल रिसोर्सेज ये हम इकोनॉमी में बात करते हैं। इकोनॉमी के हमारे पास 2 से 3 टॉपिक्स बनते हैं। एक तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और एक हमारे पास उनके प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस देखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि हम रिलेट कर रहे होते हैं कंसर्निंग विद द बजट। जो अभी बजट आप लोगों का पेश हो रहा है, प्रोविंसेस का हो रहा है, फेडरल का हो गया है, तो उसके अंदर हम इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, कितना बजट है और कितना वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल बजट कितना है, और उसके बाद फिर बजट के टाइप्स की बात कर रहे हैं। फिर हम इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के 4 पिलर्स हैं जो आप कंसीडर करते हैं किसी भी कंट्री के। एक उसका एग्रीकल्चर होता है, एक पिलर, और दूसरा उसकी इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। और तीसरा जो होता है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर मैन पावर। और चौथा जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की एक कंसिडर करते हैं। अच्छा, इस सेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास रिलेट किया जाता है आप अपने तमाम इन 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 पर्सपेक्टिव को लेकर, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के अंदर भी हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं और यहाँ पे भी हम इंगेज करते हैं। एजुकेशन जो है दैट इज अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ऐसे, और ये वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे या, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको कवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड कंसर्निंग। थर्ड कंसर्निंग में हम देखते हैं रिलेटेड टू द
पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक। और इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं तीन और मजीद टॉपिक्स, जिसके अंदर हम देखते हैं पाकिस्तान रोल इन द रीजन। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला टॉपिक है। और इस इन दोनों को फिर मिलाते हैं हम जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान के साथ। और ये जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान आपका करंट अफेयर का भी टॉपिक बनता है और आपके इंग्लिश ऐसे का भी टॉपिक बनता है। और इसके साथ 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 हम इसको लेके आते हैं पाकिस्तान अफेयर के इन दोनों टॉपिक के साथ। इसमें हमें ये देखना होता है कि पाकिस्तान के 5 रीजनल लिंक बनते हैं। उनमें से इंडिया के साथ साउथ एशिया है, चाइना के थ्रू हम ईस्ट एशिया के साथ लिंक कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ, ईरान के थ्रू मिडल ईस्ट में, और अरेबियन सी जो है हमारा सॉदर्न पार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये पांचवा रीजन बन जाता है। तो हम 5 रीजन्स को हम देखते हैं, और इसमें हमारे ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स होते हैं, 6 आवर्स की डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों का ये 50% करंट अफेयर रीजनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हमारी इन डिस्कशन से भी कवर हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ये आप करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं। और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और ये आप लोगों का आईआर का भी टॉपिक है, और करंट अफेयर का भी है, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान अफेयर का भी है। तो दिस इज द वे, दिस इज द टॉपिक जिसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर भी हमारी ऑलमोस्ट 3 आवर्स की डिस्कशन चल रही होती है, जिसमें हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव, न्यूक्लियर कंसर्निंग, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स साउथ एशिया की, उन पे हम देख रहे हैं। देन हमारे पास आते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सार्क, ईसीओ और एससीओ हैं। ये आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, और ये आपके करंट अफेयर्स के भी टॉपिक हैं, ये आपके पाकिस्तान अफेयर के भी टॉपिक हैं। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये इसके ऊपर जो है वो ऐसे भी आ सकता है। तो लिहाजा ये हम लोग वन बाय वन करके अलग से 1.5 आवर के डिस्कशंस है इन तीनों के ऊपर, अलग अलग पे। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 4 hours and 30 minutes की हमारी ये डिस्कशन चलती है। इसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं इन पाकिस्तान, हमारी जो मिलिट्री और सिविलियन कंसर्न है, और उनका आपस में जो जिस तरह से हमें मिलता है रिलेशंस, और उनका इम्पैक्ट ओवर द पाकिस्तान सोसाइटी इवन इन द रीजन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इसके अंदर इंगेज होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। देन हम आते हैं इकोनॉमिक चैलेंज, और ये वही इकोनॉमिक चैलेंज हैं जो हम लोग पहले बात करते हैं। पहले इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, देन हम आते हैं इकोनॉमिक चैलेंज के अंदर। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी डिस्कशन चलती है, जो बेसिक ऑफ इकोनॉमी से लेकर हम एक्सपर्ट ओपिनियन अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इनफैक्ट उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर हम बेसिक पिलर ऑफ इकोनॉमी अगर देखें तो एग्रीकल्चर में टॉप 10 में आते हैं पूरी दुनिया में। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी टॉप 10 डेवलपिंग कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम टॉप 12 में आते हैं दुनिया में। मैन पावर के हिसाब से दूसरे नंबर पे हैं दुनिया में। देन प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी इकोनॉमी सफर क्यों कर रही है? तो डेफिनेटली वो हमारे इश्यूज हैं किसके, गवर्नेंस के। तो गवर्नेंस के इश्यूज होने की वजह से हम क्या करते हैं फिर, इन इश्यूज को टैकल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पुअर गवर्नेंस इनको किस तरह से प्रॉब्लमेटिक कर रही है, और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सोल्यूशन क्या हैं, और सजेशंस हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर आते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे। अब ये इकोनॉमिक चैलेंज वाला जो डिस्कशन है, ये ऐसे की भी है, और ये पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर दोनों की कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से ये 3 सब्जेक्ट की डिस्कशन जो है वो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये आईआर का टॉपिक भी है, और उसके साथ अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस का सब टॉपिक भी है। इसके बाद ये इंग्लिश ऐसे का भी है, और ये करंट अफेयर का भी है, और ये पाकिस्तान अफेयर का भी कंसीडर किया जाता है। तो इस सेंस में ये ऑलमोस्ट 5 मेजर सब्जेक्ट हैं आपके। आप जब इनको पढ़ते हैं तो उनके टॉपिक्स भी कंसीडर किए जाते हैं। ये इनको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में हम लोग नॉन स्टेट एक्टर का रोल तो देखते ही देखते हैं। सॉरी,
इसके अंदर तीन मेजर और पर्सपेक्टिव हम देखते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसमें ड्रग डीलर जो हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है फूड सिक्योरिटी है। चौथे नंबर पे जो है वो आपकी कंसीडर करते हैं नॉन स्टेट एक्टर, इनको हम देख रहे होते हैं। तो ये चार मेजर नॉन जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन हो सकती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो होते हैं जो वॉर की शेप में मिलिट्री थ्रेट्स हमारे ऊपर आते हैं, जैसे कि इंडिया अटैक कर देता है, या कोई भी कंट्री पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, या पाकिस्तान मिलिटरीली अटैक करता है किसी भी कंट्री में, तो वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो होते हैं जो कि स्टेट के अंदर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और दैट इज प्योरली डीलिंग बाय द गवर्नमेंट। और इस सेंस में हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी इस वक्त सफर कैसे हो कर रही है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको बाकायदा हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर पाकिस्तान रोल इन द रीजन, इसके साथ ही हम लोग देखते हैं पाकिस्तान चेंजिंग रीजनल अपरेटस में, जिसमें पाकिस्तान का जो रोल रीजन के अंदर है वो मैंने आपको बताया साउथ एशिया। साउथ एशिया के साथ हम लोगों ने सेंट्रल एशिया की बात की थी, और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी ईस्ट एशिया की, और चौथे नंबर पे हमने बात की थी इसकी मिडल ईस्ट की। सर एक ही स्लाइड में लिखी जा रहा है, मुझको नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ वहां पे? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जी, जूम पे नहीं नजर आ रही, आपके आगे सारी स्लाइड्स ऐड है जो आपको अच्छा, पूरे स्क्रीन पे है। तो इनको पहले रखना था ना फिर। इस समय आपको पहले शेयर की थी अच्छा आपने। चलें, ठीक है, बस हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जो पर्सपेक्टिव है हम इसको रिलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ हम नारा जो नेक्स्ट है वो है पैलेस्टाइन इशू। अच्छा, ये पैलेस्टाइन इशू इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, आईआर में अभी भी आता है। अच्छा, इसके साथ ये करंट अफेयर में मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में भी आता है, अलग से भी पैलेस्टाइन इशू है। पाकिस्तान अफेयर भी में भी आता है। तो ये अगेन ऐसा टॉपिक है जो चार जो डिसिप्लिन है उनके साथ एंगेज हो रहा है। अच्छा, तो इसको हमें पढ़ना है, और हम इन सारे डिसिप्लिन को मद्देनजर रख के इसकी डिस्कशन करते हैं। अगेन मैं एक बात बता दूं कि जो टीचर का काम होता है वो आप लोगों को लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन देना है। किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको बताना है कि अच्छा ये चीजें हैं, इनके ऊपर इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। और एक्शन और डायरेक्शन ये है कि टीचर आपको बताता है कि अब इसको मजीद आपने मेच्योर कैसे अपने रीडिंग के परस्पेक्टिव से करना है। देन हम कहते हैं चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान। अब इस सेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से और सॉवरेनिटी के परस्पेक्टिव से, जिसमें चैलेंज टू सॉवरेनिटी का एक हमारा टॉपिक होता है, हम उसके साथ इसको रिलेट कर लेते हैं। और रिलेट इसलिए हम इसको करते हैं बिकॉज ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे हमें कंसिडर किया जाता है, और ये अगेन करंट अफेयर का सब टॉपिक बनता है, और ये ऐसे का टॉपिक भी है, और ये पाकिस्तान अफेयर का तो है ही है। तो इस सेंस में हमें ये देखना है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर अभी हमने पिछले साल लड़ी, फिर प्रॉक्सी वॉरफेयर की न्यू शेप्स हैं, फिर उसके बाद सिविल वॉर के कैफियत है, फिर सोशल मीडिया का एक वॉरियर जो इंगेज होते हैं सोशल मीडिया वॉरफेयर। अब ये यहाँ पे देखना है कि पाकिस्तान इन तमाम सिक्योरिटी डायनामिक्स को किस तरह से टैकल करता है और कैसे हम इसको ऑन करते हैं। न्यू मेथड ऑफ टेररिज्म के कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान जिसमें प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अब ये सारी चीजें रिलेटेड टू द सॉवरेनिटी जो है वो हमारे यहाँ कंसिडर की जाती है। अच्छा, इसमें पॉलिटिकल एवोल्यूशन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी के साथ साथ। अच्छा, इसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है इवन डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री है हमारी, पॉलिटिकल हिस्ट्री हम उसे कहते हैं, वो, और दूसरा पॉलिटिकल एवोल्यूशन। तो लिहाजा डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन और पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, इनको हम एक साथ डिस्कस करते हैं, और ये हम कॉलोनियल पीरियड का रेफरेंस लेकर बेस बना के हमारी डिस्कशन चलती है सिंस 1947 टिल टू डे, इवन 2026 तक जो हमारा डेमोक्रेटिक सिचुएशन चल रही है हम इसको देख रहे हैं। हमारे सिलेबस में 1971 है, लेकिन डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसको अगर आप करते हैं तो फिर 1947 से आपको देखनी पड़ेगी।
अगेन ये दो टॉपिक हैं जिनको हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स की डिस्कशंस में सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान यूएस वॉर एंड टेररिज्म एंड देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11। अब इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वॉर एंड टेररिज्म है क्या, और फिर पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं ऑन द बेस ऑफ द वॉर एंड टेरर वो किस तरह से इमर्ज हुए, और उसमें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने क्या रोल प्ले किया और कितना रोल प्ले किया, और क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ने स्टेट इंटरेस्ट को स्क्वेयर किया नहीं किया, या फिर हम लूजर रहे इस वॉर एंड टेररिज्म में। इसके बारे में डिटेल से हम बात कर रहे होते हैं। अगेन ये टॉपिक आपका करंट अफेयर का भी है, ये आईआर का भी है, और ये आपका इंग्लिश एसे का भी है, और पाकिस्तान अफेयर में तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, और फॉरेन पॉलिसी भी सेम इज इन द केस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद आगे आते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो अभी हम बात कर रहे थे इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल एवोल्यूशन और एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। these both topics are going to be considered in a row। कैसे? 1947 से हम इसको कहेंगे डेफिनेटली। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी 1947 से तो स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान बना ही डेमोक्रेटिक के लिए है। 1945-46 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की इमरजेंस हुई। तो इसमें कॉलोनियल हिस्ट्री थोड़ी सी हमें पढ़नी पड़ेगी कि किस तरह से कॉलोनियल मास्टर ने डेमोक्रेसी को ग्रो किया, और उसके बाद 1947 से लेकर ऑनवर्ड हम इसको देखते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री किस तरह से इंगेज होती है। ये बहुत मजे का डिस्कशन है जिसमें बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक लतीफे भी हैं, जोक्स भी हैं, और हम उनको भी कवर करते हैं। अगेन डेमोक्रेसी के ऊपर इंग्लिश ऐसे तो आता ही होगा आप लोगों को, डेफिनेटली ग्रेजुएशन में या इंटर में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश ऐसे एंड इंडो पाक हिस्ट्री, और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, ये पांचों सब्जेक्ट के अंदर ये डिस्कशन चलती है। अब इसके बाद आते हैं एथनिक इशू एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो टॉपिक है ये आपका 3 सब्जेक्ट्स को इंगेज करता है, करंट अफेयर को करता है, पॉलिटिकल साइंस को करता है, पाकिस्तान अफेयर का है, और इंग्लिश ऐसे भी इसके ऊपर आ सकता है, नेशनल इंटीग्रेशन और एथनिसिटी में। और पिछले मेरे ख्याल में 2 सालों में ये आया भी है जहां तक मुझे याद पड़ता है। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर एथनिक प्रॉब्लम है क्या, और नेशनल इंटीग्रेशन हमारी पाकिस्तान में होती क्यों नहीं है। वाई? बिकॉज एथनिसिटी के जहां होती है वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होती, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऐसी क्या चीजें हैं जो एथनिक इश्यूज को ग्रो करते हैं, और ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी नेशनल इंटीग्रेशन क्वेश्चन मार्क में चली जाती है। इसके बारे में डिटेल से हमारी ऑलमोस्ट 3 आवर्स की डिस्कशन चल रही होती है। फिर आते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स, और इसको हम 2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हाइड्रोपॉलिटिक्स थ्रू द डोमेस्टिक एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स थ्रू द रीजनल कॉन्टेक्स्ट। अब रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या होना है कि इंडस वाटर बेसन के ऊपर हमने देखना है कौन कौन से कंट्रीज जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो चाइना से इंडस निकलता है, हमारे ईस्टर्न ट्राइब्यूटरी रिवर इंडिया से आते हैं, वेस्टर्न ट्राइब्यूटरी रिवर जो है हमारे अफगानिस्तान से आते हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो ऑलमोस्ट 72% जो है वो इंडस वाटर बेसन जो है फ्लो कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में 4 कंट्रीज तो डायरेक्टली लिंक हैं इस इंडस वाटर बेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पाकिस्तान जो है वो मेजर बेनिफिशियरी है, और बाकी जो है वो माइनर कंसीडर किए जाते हैं, बट दे कैन प्रॉब्लमेटिक टू पाकिस्तान एज वेल। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक तो वो देखते हैं। दूसरे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिकली हाइड्रोपॉलिटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिलेटेड टू द पंजाब, केपी के बलूचिस्तान एंड इवन सिंध, तो इनके जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इश्यूज हैं वो क्या है, डैम कंस्ट्रक्शन पे, लिंक कैनाल्स पे, इवन मेन कैनाल्स के ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरह से टैकल और हैंडल किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। और इंडस वाटर अकॉर्ड, इंडस वाटर ट्रीटी, इनमें क्या फ़र्क है, ये हैं क्या, और इनको किस तरह से इंगेज किया जाता है, इन सारी बातों को हम देख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। ये अगेन हमारे अगेन पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर का भी टॉपिक है, और ऐसे में भी पूछा जा सकता है नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इनके साथ चैलेंज टू सॉवरेनिटी भी हम इंगेज करते हैं, ये भी इसी डिस्कशंस में हम करते हैं, और ये भी 3 आवर्स की डिस्कशंस ऑलमोस्ट हमारी रिक्वायर्ड होती है।
फिर पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम्स और इसके, अच्छा नेशनल इंटरेस्ट में बड़े इंटरेस्टिंग अप्रोचेस होती हैं, जैसा कि मिलिट्री वाले हमें बताते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट वो है जो वो चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और शरीफ ग्रुप हमें बताते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट वो हैं जो वो चाहते हैं। जरदारी साहब हमें और नेशनल इंटरेस्ट बताते हैं। खान साहब हमें नेशनल इंटरेस्ट और बताते हैं। मौलाना साहबान हमें नेशनल इंटरेस्ट और बताते हैं। और इनफैक्ट हम फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर नेशनल इंटरेस्ट कैसे डिजाइन किए जाते हैं इन द डेवलप्ड कंट्रीज, इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फिर हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट की अप्रोचेस को सामने रखते हुए फिर डिफाइन करते हैं कि इनफैक्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या। मेट्रो बसेस हैं, या फिर बीआरटी है, या फिर ऑरेंज ट्रेन है, या फिर जनाब मोटरवेज हैं, तो क्या है इस पे हम फिर बात कर रहे होते हैं। और ऑन द बेस ऑफ द, जिसे आप कहते हैं पढ़ी लिखी बात, एक तो वो यूट्यूबर और ब्लॉगर वाली बातें हैं ना, वो जो अंदर की बातें आपको बताते हैं। हम अंदर की बात नहीं बताते, हम सिर्फ किताबी बातें करते हैं, और उसके अंदर जो रेलिवेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, हम उनकी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इस सेंस में पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम और इनके इफेक्ट्स देखते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। और इसमें हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो इनफैक्ट हमें देखना है कि पाकिस्तान के एनर्जी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी नेचर क्या है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो सॉरी प्रोडक्शन के लिहाज से हैं। हम देखते हैं कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आता है, तो सीधा सीधा हमारे पास हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल है, और उसको हम जो है वो लोड शेडिंग के हिसाब से जो है वो देखते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि 2018 के बाद हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई में कोई फर्क नहीं है, बल्कि सप्लाई मोर देन 10 to 12,000 मेगावाट ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग है। तो फिर हमें बताया जाता है कि अब जो लोड शेडिंग है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। वाई? बिकॉज हमने जो प्रोजेक्ट लगाए हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारी आवाम पे नहीं कर सकती, तो लिहाजा इसलिए हम इनको फिर सजा देते हैं लोड शेडिंग की। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, और इसमें हम लोग फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं कि अच्छा फलां ईयर में लोड शेडिंग डिमांड एंड सप्लाई की वजह से थी, और फलां ईयर्स से लेकर ऑनवर्ड जो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है आपको, वो कॉस्ट की वजह से। फिर अगली बात जो अब आगे लोड शेडिंग आप करेंगे अगले 3 सालों में, वो इस वजह से कि आपने सोलर लगा लिए हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगाने वाला कंट्री बन गया हुआ है। तो उस सेंस में फिर वो आपदा को प्रॉब्लम है कि आप सोलर क्यों लगा लिए हैं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, अब आपके ऊपर टैक्स भी आएगा, और आपको रात को बिजली भी नहीं मिलेगी, और उसका बिल भी आप लोगों को आएगा, और वो आपको कौन से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है वह है आईपीपीज के, और आईपीपीज जिनके हैं वो आपके रूलर हैं, और वो रूलर जो हैं वो बैठ के फैसले ऐसे करते हैं जिसमें आपको लोड शेडिंग का सामना करना ही पड़ेगा, ये अनटिल के जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो जाती कि वो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर ले। लेकिन इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान के रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम देखते हैं, जिसमें से इंडिया को निकाल देते हैं। 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे पास, इस ईस्टर्न साइड पे तो इंडिया है। तो इंडिया को हम इसलिए निकालते हैं कि इंडिया के साथ अलग से हम पढ़ते हैं। कश्मीर इशू है हमारा इंडिया के साथ, सियाचिन ग्लेशियर है, उसका रन ऑफ कच्छ का इशू है। देन हम लोग हाइड्रो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्रॉक्सी वॉरफेयर है, इकोनॉमिक प्रॉक्सी वॉरफेयर है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इंडिया, तो लिहाजा उनको हम अलग से देखते हैं। बाकी जो 3 कंट्रीज हैं, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, इनके साथ हम रिलेशंस देख रहे होते हैं। लेकिन अगेन ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, इसके अंदर भी हमारे कम से कम 4 hours and 30 minutes, ऑलमोस्ट 5 hours की डिस्कशन चलती है, तब जाके ये कवर होता है। याद रखिएगा, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे एक लेक्चर में 4 4 टॉपिक्स भी करवा दिए जाते हैं। ये सीएसएस नहीं है, याद रखिएगा, ये सीएसएस इसलिए नहीं है कि आपको वही चीजें जो आपको 8 8 पॉइंट्स लिखवा के बिठा देते हैं कि जी यही जाके लिखाइएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। आप अगर पिछले 4 या 5 साल के पेपर उठा के देख लें, थॉट्स प्रोवोकिंग स्टाइल है, क्रिएटिव राइटिंग डिमांड है, और जब तक आपने अच्छा खासा इसके ऊपर पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तब तक आप लिख नहीं सकते। तो लिहाजा इसलिए हमारे जो लेक्चर्स हैं वो बड़े एक्सटेंसिव हैं, बड़े जो है वो इवन 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 कंसंट्रेटेड अप्रोच के साथ इंगेज किए जाते हैं।
तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो भी रिलेशंस के ऊपर है, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया। और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो पर्सपेक्टिव बनता है इसमें वो बड़ा सीधा और बड़ा ओपन है कि 1947 से लेकर अब तक जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं हम उनको वन बाय वन टाइम लाइन के साथ देखते हैं, फिर उनका इम्पैक्ट, फिर उनकी रीजनिंग, और फिर उसके ऊपर इनका उनका जो पर्सपेक्टिव है दो तरह से, एक रीजनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल रशिया, यूएसए, चाइना क्यों आते हैं? बिकॉज राइवलरी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। और श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये क्यों प्रॉब्लमेटिक होते हैं? बिकॉज एंड इवन बांग्लादेश, बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया राइवलरी। तो लिहाजा रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या क्या कंसर्न है, और इवन उसके ऊपर क्या कंसर्न करते हैं हम रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू इसको अलग से पढ़ते हैं, हालांकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, और इसी की बेस पे हमने बकायदा 3 जंगें लड़ी, 1947-48, और उसके बाद 1965, देन 1999। ये 3 जंगें ऐसी हैं जो हमें कश्मीर की वजह से बकायदा मिलिट्री कॉम्बैट की सूरत में लड़नी पड़ी। उसके बाद 2019 का एयर कॉम्बैट और 2025 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, ये भी हमारी मॉडर्न वॉरफेयर हैं जो 21st सेंचुरी में ड्यू टू द कश्मीर जो है वो हमें इंडिया के साथ इंगेज होना पड़ा। कश्मीर इनफैक्ट 3 कंट्रीज का प्रॉब्लम है, हम लोग वैसे 2 कंट्रीज के दरमियान पढ़ते हैं। चाइना भी कश्मीर के ऊपर क्लेम करता है, पाकिस्तान और इंडिया तो करते ही हैं। चाइना के पास कश्मीर 20% है, पाकिस्तान के पास कश्मीर 35% है, इंडिया के पास कश्मीर 45% है। और ये तीनों कंट्री कश्मीर को वॉरफेयर के तौर पर वॉर ट्रॉफी के तौर पर इंगेज करते हैं। वॉर ट्रॉफी के तौर पर इंगेज कैसे करते हैं कि 1962 में चाइना ने 20% कश्मीर विन किया था इंडिया से, हमने 1947-48 की वॉर में विन किया था। इंडिया ने इन दोनों वॉर्स में कश्मीर को जो है वो सिक्योर करने में किसी हद तक कामयाब रहे, जो 45% है। तीनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, तीनों कंट्रीज कश्मीर को हासिल करना चाह रहे हैं। इन नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कश्मीर का सॉल्यूशन जो है वो सॉर्ट आउट हो जैसे कश्मीरी चाहते हैं। कश्मीरी क्या चाहते हैं? वो कहते हैं ये तीनों मुल्कों ने जो बांट के खाया हुआ है कश्मीरी टेरिटरी को, लिहाजा ये वापस करें और हम अपना इंडिपेंडेंट कंट्री इंगेज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 न्यूक्लियर कंट्री नहीं चाहते कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट वे से एग्जिस्ट करे। तो अगर ये ऐसा होता है तो चौथा न्यूक्लियर कंट्री या रशिया या अमेरिका डेफिनेटली सेंटर इन अमंग द दीज 3 कंट्रीज वहां पे आगे बैठेगा, और ये तीनों न्यूक्लियर कंट्री को एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आ गया यूएनओ इसको सॉल्व करेगा, तो चाइना के पास वीटो पावर है, तो डेफिनेटली चाइना वीटो पावर यूज कर सकता है। अभी तो इंडिया ने रशिया और यूएसए के वीटो पावर इस्तेमाल किए कश्मीर इशू को सॉल्व ना करने के लिए। तो लिहाजा आगे देखते हैं आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है, और उसको कश्मीर के इशू के ऊपर लेट्स सी इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास वॉर इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट एंड चैलेंज टू पाकिस्तान इन द पोस्ट 2014 एरा। ये 2014 में वॉर एंड टेररिज्म को एंड किया गया था। 1979 से ऑनवर्ड अफगानिस्तान हालत जंग में है। पहले सोवियत अफगान वॉर थी, फिर उसके बाद उनकी अपनी सिविल वॉरफेयर चल पड़ी, फिर तालिबान आ गए, फिर उसके बाद वॉर ऑन टेररिज्म चली 20 साल, और आज फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने एक वॉर की शेप में बैठे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे। देन प्रॉक्सी वॉर है, रोल ऑफ एक्सटर्नल और एलिमेंट्स के तौर पर हम देखते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स को जब हम रिलेट कर रहे हैं तो इनफैक्ट ये एक टाइप ऑफ वॉर है, जस्ट लाइक गुरिल्ला वॉरफेयर, सिविल वॉरफेयर से स्टार्ट होती है, और उसके बाद होता क्या है कि दो राइवलरी कंट्री ए एंड बी अगर ये न्यूक्लियर कंट्री हैं और ये एक दूसरे के साथ आमने सामने नहीं आना चाहते मिलिटरली, तो ये क्या करते हैं, तीसरे कंट्री को इसका विक्टिम बनाते हैं। को स्टेट ए जो है वो तीसरे कंट्री में अपनी मिलिट्री उतारता है, स्टेट बी जो है वो तीसरे कंट्री को ही सपोर्ट करता है अगेंस्ट द ए, और इस तरह से एक जो है फॉर्मेट बनती है प्रॉक्सी वॉरफेयर की। और होस्ट कंट्री जो है प्रॉक्सी वॉर का विक्टिम बनता है, जैसे कि यमन जो है होस्ट कर रहा है ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर को, सीरिया जो है होस्ट कर रहा है ईरान और सऊदी अरब और उधर से अमेरिका और रशिया की प्रॉक्सी वॉर को, और इवन सिमिलरली अफगानिस्तान
होस्ट करता रहा है प्रॉक्सी वार को, इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार को, कश्मीर और रशिया और अमेरिका की प्रॉक्सी वार को, ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार को। तो लिहाजा जो होस्ट कंट्री होता है वो हमेशा प्रॉक्सी वार में प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं प्रॉक्सी वार के, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। प्रॉक्सी वार इतनी खतरनाक है कि सुपर पावर को ब्रेक कर देती है। जैसे सोवियत अफगान वार में सोवियत यूनियन को ब्रेक डाउन किया गया, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को भगाया गया, वियतनाम के अंदर अमेरिका को भगाया गया। इसी तरह की प्रॉक्सी वॉर जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी है। इवन पाकिस्तान के खिलाफ यूएई भी प्रॉक्सी वॉर करता है, इंडिया तो करता ही करता है, अफगानिस्तान भी करता है, ईरान भी करता रहा है, सऊदी अरब भी करता है। तो प्रॉक्सी वॉर होती क्या है और हम उस प्रॉक्सी वॉर में कैसे प्रॉब्लमेटिक हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम साथ साथ चलते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ये मैंने आपको पहले बताया था, इसमें इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, और जो करंट बजट आपका अभी पेश हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, और मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, रिसोर्सेज क्या हैं हमारे, इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड है, उसके अलावा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, उसके बाद हम बात करते हैं रेमिटेंसेज हैं सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सब का एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव जो डिस्कशन है वो हम कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट्स हैं, जिसके अंदर हम पहले लतीफ़े पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर में पॉलिटिशियंस के, कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो हम लोग तलवारों वालों के भी किस्से कहानियां सुन लेते हैं और आपको सुना देते हैं। इस डिस्कशन के अंदर काले कोट वालों के किस्से हैं, और ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आप बाकी सारे भूल जाएंगे। जैसे वो आसमा जिलानी ने कहा था ना कि जब जर्नलों की करप्शन सामने आएगी तो आपको सियासतदान जो है फरिश्ते लगेंगे। तो डेफिनेटली जब जजेस की करप्शन आपके सामने आएंगी ना तो ये दोनों आपको फरिश्ते लगेंगे। इवन हमारे जजेस में से कुछ जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने पीआईए के त्यारों में बैठ के मुलजमों के बनाए हुए फैसलों पे साइन किए हुए हैं। और हमारे जजेस बड़ी मेहनत के साथ दुनिया में 139वें नंबर पे आते हैं अपनी अदलिया को लेके। और आपको पता है पाकिस्तान में नंबर 1 करप्ट इंस्टीट्यूट जो है वो अदलिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं, पुलिस भी दूसरे नंबर पे चली गई है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। इसमें हम देखेंगे हायर कोर्ट्स का रोल क्या है, और लीगल केसेस और बकायदा केस टू केस हम उसका स्टडी करेंगे और उनका पे इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये हमारे कंसर्न है। और आखिरी जो टॉपिक हमारा ये है, ज़्यादातर ऐसे का टॉपिक पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, लेकिन हमारी डिस्कशन रहेगी इनके ऊपर। और इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की डिस्कशन है। ये सोशल इश्यूज हैं, लेकिन ज़्यादातर रिलेट करेंगे ऐसे के साथ, और ऐसे के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक छोटा सा हम देख लेते हैं पर्सपेक्टिव, जिसमें एग्जामिनर की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें भी साथ देखते हैं। लास्ट ईयर में जो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है इसको ज़रा देखें, कितना आसान है और कितना मुश्किल। ये जो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे होते हैं, लो जी ये तो पाकिस्तान अफेयर का तो मसला ही नहीं है, तो मैट्रिक और एफएससी वाला पाकिस्तान स्टडी है, वहाँ पे चले जाएं, बस जाके बम्बार्डमेंट ऑफ द हेडिंग लिखें और नीचे करते रहें और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर सीएसएस के प्लेटफॉर्म पे ये बिल्कुल शॉर्ट ऐसे की तरह हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे के अंदर आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऐसे का, यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और शॉर्ट ऐसे की फॉर्मेट में लेके जाने हैं। ठीक है। हाँ, एक एज ये मिलता है कि इसको जेके का नाम दे देते हैं और 3 पेपर्स को कम्युलेटिवली बना लेते हैं। आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी को का पेपर, पाकिस्तान अफेयर का पेपर और करंट अफेयर का पेपर, इन तीनों को मिला के 120 मार्क्स आपने हर हाल में लेने हैं। इनमें से अगर कोई एक पेपर के लेस देन 40 नंबर भी आ जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, 120 होने चाहिए। और अगर इन तीनों को मिला के 119 है तो फिर आप फेल हो जाते हैं। लेकिन इन में जैसे मैंने आपको कहा, ये सिर्फ आप उसी सूरत में देखते हैं जब पाकिस्तान फेयर को पाकिस्तान फेयर की हद तक देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कि अगर आप अच्छे से पाकिस्तान फेयर कर लें तो आपके कम से कम 2 से 3 ऐसे तैयार हो जाते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का मोर देन 30% तैयार हो जाता है। इंडो पाक हिस्ट्री का मोर देन 40% आपका तैयार हो जाता है अगर आप पाकिस्तान अफेयर को अच्छे से तैयार कर लें। तो ये जो पाकिस्तान अफेयर है या करंट अफेयर है, गेटवे
टू द सोशल साइंस, जो मैं कहता हूँ वो इसी वजह से ही कहता हूँ कि अगर आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, इसको जरा देखें। क्वेश्चन है जी, कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन इकबाल्स फिलोसफिकल आइडियाज एंड जनाब पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन इन द पाकिस्तान आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे जब तक आप इकबाल की फिलोसफी को डिस्कस नहीं करेंगे और जना के पॉलिटिकल जो इंटरप्रिटेशन है विद द कंसर्न ऑफ द थ्रू हिज स्पीचेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उस वक्त तक इस क्वेश्चन को देख ही नहीं सकते। आप क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इकबाल के शेर लिखेंगे और कायदे आज़म की स्पीचेस की जो है वो पैचेस लगा के आ जाएंगे और कहेंगे लो जी हमने 12 पेज का 10 पेज का क्वेश्चन किया, और ये आपको मार्क्स मिलेंगे 4 या 5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। जब तक आप इन दोनों के थॉट्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे कि इकबाल का जो फिलॉसफी थी रिलेटेड टू द मुस्लिम नेशनलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, वो किस तरह से डिफर कर रही थी और किस तरह से सिमिलर थी अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म पॉलिटिकल थॉट्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें डेफिनेटली क्या है, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में से बहुत नैरो करके पूछा गया, और जब तक आप उसको हिट नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ज्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, एक पैराग्राफ या 1 से 2 पैराग्राफ लेके आ जाएंगे और 1-2 पैराग्राफ के ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 नंबर ही मिलेंगे आउट ऑफ 20, इससे ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन अभी ये बात मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स के तौर पर दिखा रहा हूँ कि भाई पेपर की जो नोयत है, ये इंटेंसिटी है, वो वैसी नहीं है जैसे यूट्यूब के ऊपर बैठ के आप लोग जो है वो बातें हाँक रहे होते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें। वो तो मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी को भी लोग क्या कहते हैं वो बाहर बैठ के जो है वो बता रहे होते हैं कि जनाब सीधा बल्ला घुमाना था, स्ट्रेट सिक्सर होता था अगर मैं होता तो वो बाद में पता चलता है जब आप ग्राउंड में जाके बैट उठा के देखते हैं और ब्रेटली को जैसे बॉलर्स को जाके जो है वो फेस कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि जनाब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इंस्टेबिलिटी और इन अफगानिस्तान कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी, रीजनल डिप्लोमेसी, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। इन ये एक आपको बकायदा उन्होंने कोट अनकोट कर दिया कि आप इन चीजों की बेस पे क्या करें, क्रिटिकली एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट एंड सजेस्ट पॉलिसी मेजर टू एड्रेस द इशू एंड द चैलेंजेस। अब ये बताएं कि जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी चलती आ रही है और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और रीजनल डिप्लोमेसी और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करती है, तो आप बताएं कि अबाउट स्टेटमेंट की बेस पे आप इन इश्यूज को कैसे टैकल करेंगे। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन तो है नहीं है, या आपने जो पेज नंबर 46 से याद किया और पेज नंबर 48 तक जो इसका जवाब लिखा था वो रट के सारा वहां पे लिख दिया। यहाँ बाकायदा आपको देखना है कि जनाब इंटरनल सिक्योरिटी कौन से मैटर हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, रीजनल डिप्लोमेसी के कौन से पर्सपेक्टिव और डिप्लोमेसी की कौन सी टाइप्स हैं, जैसे कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी है, कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी है, बोर्ड डिप्लोमेसी है, बनाना डिप्लोमेसी है। तो आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे, और यूएनओ, यूएसए, नेटो, इन लोगों ने काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी उसमें पाकिस्तान किस हद तक इन है, आउट है, और उसको किस तरह से इंगेज किया जाता है, और इंडिया क्या प्रोपेगेंडा करता रहा है रिलेटेड टू द टेररिज्म, और हम उसको किस तरह से लेके चलेंगे। ये तो तब जाके बात बनेगी ना जब इसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेंगे। और अगर आपने किसी एक एकेडमी की बुक पकड़ ली और उसको याद करके वहां पे चले गए और कहा कि जी हम लोग जी पाकिस्तान अफेयर को तो हम जनाब सीधा कर देंगे आज पकड़ के, तो ये नहीं होने वाला सीधा। जब तक आप इसकी डायमेंशनल एक्सप्लोरेशन पे नहीं जाएंगे, जब तक आप इसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं करेंगे। ये प्रॉपर एक ऐसे फॉर्मेट के ऊपर एक आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने इंगेज करना है। और ये कब आएगा, जब आप कंटेंट भी कवर करोगे, आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी होगी, और उसके साथ साथ जनाब आपने थॉट्स प्रोवोकिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया होगा, और राइटिंग स्किल के ऊपर भी काम किया होगा। आर्ग्यूमेंट्स बनाने आने चाहिए, पैराग्राफिंग फॉर्मेट जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में एग्जांपल्स, फैक्चुअल डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये भी आपको देने आने चाहिए। तब जाके आप कह सकते हैं जनाब हमारा क्वेश्चन किसी हद तक कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट एक्सटेंट डज द 27th constitutional amendment strengthens or weakens constitutionalism and rule of law in Pakistan, justify your stance with valid arguments। तो ये जनाब 27th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिसेंटली हुई थी उसके ऊपर अब आपने बात करनी थी। और ये अगर कोई कहता है जनाब ये तो करंट अफेयर का था और फलां का था, तो अभी हम लोगों ने मेरे ख्याल में जो चीज़ें डिस्कस की हैं मैं उस पर आपको लेके चाहूँगा। ये वाला रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स, ये क्वेश्चन इसमें से आया है।
और अगर आप चाहते हैं तो मैं हर क्वेश्चन को बता भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक पे आया है, सो दैट आपके इंटरेस्ट के लिए, ये जो लोग कहते हैं ना जी पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर तो न्यूज़पेपर से होता है, फलां से होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर रीडिंग से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, अंडरस्टैंडिंग से आपको करना पड़ता है। और अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के साथ रिलेट करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट्स चल रही होते हैं जो हमने पढ़नी है, उसके ऊपर, उसके साथ ये रिलेट कर रहा है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा। इसके साथ हम आते हैं जी, क्रिटिकली असेस हाउ यूथ पर्सपेक्टिव्स, डिजिटल एक्टिविज्म एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स आर इन्फ्लुएंसिंग सिविल मिलिट्री रिलेशन। याद है आपको सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर हमने बात की थी। अगर हम देखें तो ज़रा मैं यहाँ पे ये सिंगल पेज है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो मैं इस पे भी दिखा देता हूँ और वहाँ पे भी, स्लाइड्स पे भी। ये सिविल मिलिट्री रिलेशन है जी। ये 6 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये वाला सिविल मिलिट्री रिलेशन, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अगर आप को नहीं नजर आया तो मैं यहाँ पे, ये सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। और हर क्वेश्चन आपको प्रॉपर सिलेबस में से आएगा, कहीं से ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ये जो आपको बता रहे होते हैं ना, ये जी हमने पढ़ाया था और उसमें से आ गया, तो इसका मतलब ये कि वो सिलेबस पढ़ाते नहीं है, कोई शॉर्टली कहीं उन्होंने पढ़ा लिया तो उसमें से वो कह जी लो जी हमने पढ़ाया तो वो आ गया। हर क्वेश्चन आपका पूरे सीएसएस का, जितने भी 12 के 12 सब्जेक्ट आप देंगे, सारे के सारे आपके सिलेबस में से आएंगे, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। हाँ, उनकी डायमेंशंस जो है वो डिफर कर सकते हैं, और वो डायमेंशन डेफिनेटली आप प्रॉपर रीडिंग के साथ और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ कवर कर लेते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अंडरटेक कंसाइज असेसमेंट ऑफ द की इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये इकोनॉमिक चैलेंज की भी हम बात कर रहे थे। करंटली कॉन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, listed how the IMF's condition can shape the country's path towards economic stabilization and long-term financial sustainability। और ये कहाँ पे आ जाता है जनाब? वो आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट इकोनॉमिक सर्वे, प्रीवियस एंड करंट बजट, प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पे था। आपको अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ, एथनिक इश्यूज आ गया ये, यहाँ पे पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम रिलेशन, एक इकोनॉमिक चैलेंजेस के तौर पर भी हम यहाँ पे देख रहे थे। जो हाँ, ये वाला, ये 7 नंबर पे इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, यहाँ पे ये 2 टॉपिक्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बना है। और अगेन मैं आपको लेके चलता हूँ जनाब, ये एक इकोनॉमिक चैलेंज इन पाकिस्तान, ये वाला इसमें से आया, और दूसरा आ गया जनाब आपका ये वाला टॉपिक जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनरिजॉल्व कश्मीर इशू, ये अभी बात कर रहे हैं। एक्सपोजेस द इनहेरेंट वीकनेस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर्किटेक्चर, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। एक पॉइंट तो मैंने वैसे आपको अभी भी बता दिया कि तीनों न्यूक्लियर कंट्री हैं और उनमें से एक के पास वीटो पावर है, तो लिहाजा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी कश्मीर इशू आपका अभी जब हम बात करते उसमें से आ गया। अब 8वां क्वेश्चन है ये, क्रिटिकली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर आफ्टर बीइंग हैंडेड ओवर द प्रेमिसेस अंडर द 18th अमेंडमेंट, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। इन्होंने क्या किया, 2 टॉपिक्स जो सिलेबस में से उनको मिला के क्वेश्चन में डाला है। और वो कौन सा है? एक तो जनाब आपका ये जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डिबेट है, इसका ले लिया इन्होंने, और दूसरा जो है उसी के साथ उन्होंने जो ये वाला टॉपिक है एजुकेशन वाला और हेल्थ वाला, ये वाला टॉपिक आपने ये ले लिया। दोनों टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। और अगर आपको मैं उधर से दिखा दूं, जो स्लाइड्स हमने बनाई हैं, एक ये वाला है जी एजुकेशन और हेल्थ का, और दूसरा जो है वो आपका रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, 18th अमेंडमेंट वाली बात जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर है। ये 2026 का पेपर है, आप 2025 का पेपर पकड़ लें, उनको आप देख लें, आप पहले 10 साल के पेपर उठा के देख लें, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा सिलेबस से। वो अलग बात है कि डायमेंशंस कवर नहीं है, और वो अलग बात है कि जो पढ़ाने वाला है वो आपको अप टू द मार्क नहीं कर रहा। वो अलग बात है कि आपने एक बुक उठाई है, उस बुक के अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं है। तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली कंसर्न कर रहे हैं कि जनाब
आप एक्सटेंसिव अपने लेक्चर जो है वो कैश करो, उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग करो। ये नहीं हो सकता कि आपका पेपर सॉल्व ना हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको, कि अगर आप हमारे सारे लेक्चर अटेंड करते हैं तो सातों के सातों क्वेश्चन आपको आते हैं। ये हम क्लेम ही नहीं करते जी 3 क्वेश्चन वो आ गए, 4 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे वो आ गए। और भाई सारा पेपर सिलेबस पे आए, आप सिलेबस तो पढ़ाओ ना, तो तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब ये पाकिस्तान अफेयर की फेलियर रेशियोज की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके पास है कि हमारे पास ये हर साल ना सीएसएस के जो एग्जामिनर हैं वो अपने अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, जो पेपर चेक करते हैं ना उनके मुताबिक कि इस साल कैसे रहे पेपर। तो इस साल में अगर हम देखें तो 2019, 20, 21, 22, 23 की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। और पाकिस्तान अफेयर में जो कंसर्निंग है वो कितने लोग पास हुए कितने फेल हुए, तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि 13% लोग पास होते हैं पाकिस्तान अफेयर में। इस सेंस में अगर पिछले 5 साल में। वाई? बिकॉज क्योंकि लोग एक किताब से पढ़ते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, और उन साहबान से ज्यादातर पढ़ते हैं जो एक लेक्चर में 4 4 टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं। फिर मजे की बात ये है कि यहाँ पे लाहौर के अंदर, आप लोग तो शायद लाहौर में आप में बहुत थोड़े लोग होंगे, ज्यादा लोगों वो होते हैं बाहर के, और बाहर के लोग बेचारे इधर आके लाहौर में पढ़ते हैं। और आपको ये बात कर दूं, लाहौरी लड़के नहीं पढ़ते, लाहौरी फीमेल्स पढ़ती हैं। और वो ज्यादातर उन्हीं अकेडमीज में जा रही होते हैं फिजिकली, कि हम फिजिकली जाके बेहतर पढ़ेंगे। और आप लोग जो है बाहर से आके इधर पढ़ते हो, और वहां पे जो आप लोगों के साथ हाल होता है ना वो यही होता है कि पूरा तरह पढ़ाई कंप्लीट अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और आपकी क्लासेस खत्म हो जाते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन अगर देखें तो यहाँ पे इवन इंग्लिश प्रेसी में भी ज्यादा लोग पास होते हैं पाकिस्तान अफेयर से, करंट अफेयर में भी ज्यादा पास हो जाते हैं, जेएसए में भी ज्यादा पास होते हैं, और इस्लामिक स्टडी में भी ज्यादा पास होते हैं। पाकिस्तान अफेयर दूसरे नंबर पे सबसे कम पासिंग रेशो रखने वाला सिलेबस है। वाई? बिकॉज कि इसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड नहीं करवाया जाता और समझाया नहीं जाता और इसको इंगेज ही नहीं करवाया जाता। अगर हम इसमें देखें तो जनाब पाकिस्तान अफेयर में जनरल 12,150 लोग अपेयर हुए, 10,127 फेल हुए हैं। 2023 जो है वो पास हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान अफेयर के अंदर। अब आप पासिंग रेशो अपनी खुद निकाल दें। अब आते हैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, कि जी आपने क्या पूछना है हमसे, और क्या आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट एक चीज कर रहा हूं, और वो सिंपल एक है कि अगर आप हमारे पास हमारे साथ चलते हैं, हमारे इस बैच के साथ, तो एक तो एक्सटेंसिव लेक्चर हैं, और इवन एक्सटेंसिव लेक्चर इस हद तक हैं कि आप थक हार जाएंगे, और हम आपको जो है वो थकने नहीं देंगे। उसकी रीजन ये कि यार थोड़ा सा और चलो, थोड़ा सा और चलो, थोड़ा सा और चलो, हम इंगेज कर लेते हैं इसको। दूसरी बात, रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग्स हम लोग जो हैं वो रिसर्च पेपर से, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने वो पढ़ना। रिसर्च पेपर्स किसके होते हैं? पीएचडी स्कॉलर्स के होते हैं, या फिर पीएचडी डॉक्टर्स के होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिसर्च बेस होते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी 100% रहती है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आप सिर्फ एक काम करें, एक एक आपके पास अच्छा सा नेट होना चाहिए, और हमारा कनेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद एक प्रिंटर ले लें, आपका सीएसएस करवा दिया जाएगा। अब उसके लिए कोई बुक्स नहीं चाहिए आपको, जो भी आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए वो सारा का सारा आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। हाँ, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लाइव क्लास लें, रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ ना जाएं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आप कभी सुनते नहीं है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है इंसान, अच्छा यार बाद में देख लेंगे, बाद में कभी आता ही नहीं है ये चीज। और तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ आप लोगों को, और ये मैं अक्सर करता हूँ, आजकल मैंने वैसे छोड़ा हुआ ये दावा करना, उसकी रीजन है कि कोई इस पर पूरा ही नहीं उतरता, कि अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 100% चलें और आपका सीएसएस फिर भी ना हो, तो जितने पैसे आपने हमें दिए हैं या दूसरे अकेडमीज को आपने दिए हैं, वो सारे उनकी रसीदें रख लें और आके ले लीजिएगा। टाइम तो हम आपका वापस नहीं कर सकते, लेकिन पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन शर्त एक है, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की नेचर है, जो प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, कोई ओवर स्मार्ट होते हैं। क्या होता है कि जनाब थोड़ा सा हमको समझ आई और फिर भागे, नहीं अब हमें समझ आ गया, हमें जरूरत ही नहीं, भागे तो हम खुद कर लेंगे।
कुछ क्या होते हैं, उससे पूछ, तीसरे से पूछ, चौथे से पूछ, सबकी जो मेथोडोलॉजी सामने रख के मिक्सर बना के बैठे होते हैं। और बहुत कम होते हैं जो ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं अपने टीचर को और मेंटोर को, जो उसने बता दिया उसके मुताबिक। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम्स अपने टीचर और अपने मेंटोर से शेयर करें कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। और याद रखिए, जब आप काम करते हैं आपका प्रॉब्लम आते हैं, और आपके प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो आपके टीचर के पास है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली दफ़ा सीज कर रहे हैं या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा, और मेरे ख्याल है ये मेरा 16वां साल है। तो 16 साल में जो मेरे कैडर में जो स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो मैंने जज किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, तो उन सारा एक्सपीरियंस मेरे सामने है। तो साफ ज़ाहिर है, मैं आप इसमें से किसी न किसी में फिट आते होंगे, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। इसी तरह जितने भी टीचर हैं, ऑल दे आर द एक्सपीरियंस, और आप लोगों को उस अंदाज से जो है एंगेज करेंगे। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, डायरी उठाओ, वहाँ पे अपने क्वेश्चन नोट डाउन करो और आगे चलो। सो दीज आर द थिंग्स जो मेरे ख्याल में जो है वो आप लोगों को करने चाहिए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे। क्या क्वेश्चन है जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? हमारे पास अभी आधा घंटा है ऑलमोस्ट, तो 30 मिनट्स तक मैं आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, आप कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन आपकी अपनी बुक भी है, वो किस हवाले से है? और दूसरा, करंट हमने जो पाकिस्तान के अफेयर्स पढ़ने हैं वो न्यूज़पेपर से पढ़ने हैं, और जो गुजर चुका है जो पाकिस्तान 1947 टू 2025 है करंट से अलावा, तो उसके रिसोर्सेज के लिए क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है? अच्छा जी, मेरी बुक तो कोई नहीं है, और नेयर पेयर की बुक भी कोई नहीं है। वो जो हम लोग ने आपने दिए ना, आप लोगों को बताए कि नोट्स हैं, जो हमारे टॉपर थे उन्होंने वो नोट्स बनाए हुए थे। वो नोट्स हमने आपको वो बताए कि यार इस तरह के नोट्स बनाए जाते हैं, इनको देख लो किस किस तरह से हैं। बुक कोई नहीं है, हम आपको रिसर्च पेपर ही देते हैं। वो नोट्स हैं, जो नोट्स आपको नेयर पेयर बताता है कि यार ये नोट्स हैं, इनको जरा देखो किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से इंगेज किए जाते हैं। और उसको बुक ना समझिएगा, वो नोट्स हैं, एक बात। अगली बात मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई बुक नहीं मिलेगी। वो जितनी भी बुक्स आपको मिलती हैं वो एकेडमीज की हैं, वो बाजारी बुक्स हैं, लिहाजा उनसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इज्तनाब कीजिएगा। अब अगली बात जो है कि कहाँ से फिर पढ़ना है, मैंने आपको कहा रिसर्च पेपर। इससे बहुत बेहतर है कि आप विकीपीडिया से पढ़ लें। अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात नहीं कर रहा, चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा। चैट जीपीटी जब से आया है, आप देखें सीएसएस और पीएमएस का रिजल्ट भी डाउन हुआ है। और इवन मैं तो एक साहब को देख रहा था, वो बड़ा यूट्यूबर और वीलॉगर भी हैं साहब, वो मुंह उठाकर उन्होंने ये भी बता दिया सबको कि आप सीएसएस चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। आई वॉज astonishing अबाउट दैट कि चैट जीपीटी का अगर आप देखें ना, उसका कोई प्रॉम्प्ट दें, प्रॉम्प्ट के नीचे चैट जीपीटी लिखा है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है ये गलत हो सकती हैं। और ऑलमोस्ट 37% चैट जीपीटी गलत इंफॉर्मेशन देता है आपको, बिकॉज वो सर्च इंजन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सर्च इंजन है, वो आपको सर्च करके दे रहा है। और इंटरनेट पे कितना सारा मटेरियल पड़ा है, कितना ठीक है कितना गलत है, यू डोंट नो। पहले इसलिए आपको क्या करना है, एक अथेंटिक रीडिंग्स की जरूरत होती है, और वो आपको टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपको मिलते हैं वो टीचर्स ही प्रोवाइड करते हैं कि ये रीडिंग दे दें, ये रीडिंग दे दें, ये रीडिंग दे दें। फिर वो रीडिंग जो होती है वो बड़ी इनिशियल रीडिंग है। जब आप आगे उन रीडिंग्स को गो थ्रू कर लेंगे, तो उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर दो दो तीन तीन रिसर्च पेपर और पढ़ने हैं आप लोगों ने। तो लिहाजा ये आप मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 100 पेज आप पढ़ोगे, तो तब जाके आप इस लेवल पे होगे। ये जो पेपर मैंने आपके सामने दिखा है, इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकोगे। तो सिंगल बुक रीडर की बात, रीडिंग की बात नहीं है, और ना ही हम लोग उस तरह से आपको कंसल्ट करते हैं। अच्छा जी, रिसर्च पेपर आप लोगों को जो है वो एडमिन साहब की तरफ से मिल जाते हैं। हर क्लास के बाद जो भी हमारा टॉपिक होता है डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसके रिसर्च पेपर आपको भेज दिए जाते हैं कि ये टॉपिक था, और स्लाइड्स भी और रिसर्च पेपर भी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी, कि अगर आपने मिस किया है तो आप उसको देख लें और वो आप कर लेंगे। ठीक है जी। अह, अच्छा जी, आगे कौन सर क्या क्वेश्चन जी, प्लीज। सर 20 अस्सलाम वालेकुम सर। सर 20 वालेकुम। मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या एमसीक्यूज भी टॉपिक वाइज कवर करते हैं, या फिर वो जब हम पेपर्स पढ़ते हैं तो वो कवर हो जाते हैं? दूसरा, क्वेश्चन की लेंथ पे बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी सेशंस अटेंड करें
तो उसमें ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा लिखना है, आपने बहुत ज़्यादा लिखना है इन पेपर्स में, तो फिर होगा। जो पाकिस्तान अफेयर्स का खसूसी तौर पे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या मतलब क्वालिटी वाइज अगर 8 पेजेस में हो तो काफ़ी हैं, या फिर हमेशा सिर्फ क्वांटिटी को फोकस किया जाए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ना थोड़े से आपको लाइटर नोट पे ये बात कर रहा हूँ बेटे, नाराज नहीं होना कि सर ने ये क्या बात कर दी। लाइटर नोट पे बात ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना है, कितना लिखना है, मतलब उनसे पूछा कितने किलोग्राम लिखना है, कितने ग्राम पेज लिखने हैं, तब बहुत ज्यादा होता है। हम बहुत ज्यादा कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। अब एक बच्चे ने एक किताब पढ़ी है किसी एकेडमी की, उस पे वो पेज ही 3 थे, और वो उससे हम 15 पेज या 10 पेज तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। 3 पेज पढ़ने के बाद क्या आप 3 पेज भी नहीं लिख सकते? ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ एक टॉपिक के ऊपर 100 पेज रीडिंग करो, तो तब जाके आप 5-6 पेज लिख सकते हैं। अब आप देखें, ये जो डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है 3-4 चीजों के ऊपर। पहला, आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है। और दूसरा, आपके पास टाइम कितना है। तीसरा, आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं ना कि आप क्या है। अब एक मेरे जैसा बंदा है, वो 1 मिनट में एक लफ्ज लिखता है, और वो 60 मिनट में 60 लफ्ज लिखेगा, तो उससे 5 पेज तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो पहली चीज तो है आपकी राइटिंग स्पीड, और राइटिंग स्पीड आप अपने प्रैक्टिस के साथ बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि 1 घंटे में 5 पेज लिखने की आपकी स्पीड हो, लेकिन आप डेली लिखते जाएंगे तो 1 घंटे में आप हो सकता है 15 पेज लिख लें। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास नॉलेज, नॉलेज आपके पास है नहीं, तो आप क्या कितना लिख लेंगे। तीसरा कंसर्न जो आपके पास आता है वह है अवेलेबल टाइम। अब अवेलेबल टाइम कितना आ सकता है? लेट्स सपोज हमारे पास पाकिस्तान अफेयर के लिए 40 to 45 मिनट्स होता है एक क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। अब इस 40-45 मिनट्स में आपकी कितनी राइटिंग स्पीड है? आपको पता है मैथमेटिक्स के जितने स्टूडेंट हैं उनकी राइटिंग स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू द मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, इवन हाथ को ड्रैग करके लिखते हैं। मैथमेटिक्स वाले क्या करते हैं, वो हाथ को उठा के लिखते हैं। तो इवन यहां तक भी काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने अगर स्टूडेंट बैठा होता है तो मैं 1 मिनट के अंदर देख सकता हूँ अच्छा इसकी राइटिंग स्पीड क्या है। वाई? बिकॉज उसके लिखने का स्टाइल और उसका जो लिखने का और सोचने का जो अंदाज होता है वही बता देता है। तो ये 3 चीजें हैं जो आप क्या डिफाइन करती हैं कि आप कितना लिख सकते हैं। अगर आपने इनके ऊपर काम किया हुआ है डेली बेसिस पे, तो आप जनाब एक क्वेश्चन के ऊपर 12 पेज से लेकर 15 पेज भी लिख सकते हैं। आप 60 पेज तक भी लिख सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने बकायदा 66 पेज भी लिखे हुए हैं, और उसकी सेकंड पोजीशन थी रिटन एग्जाम में। सो ये तो डिपेंड कर रहा है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपने टाइम मैनेज कितना किया हुआ है। आप स्टॉप वॉच लगा के बकायदा प्रैक्टिस करते हैं तब जाके आप इस पे आते हैं। सो ये जो बातें लिखी जाती हैं कि बहुत ज्यादा लिखा जाता है, सावधान है। आप 45 मिनट्स में ज्यादा से ज्यादा एक वैलिड वैलिड 6 to 7 पॉइंट्स ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6 to 7 पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 9 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। अब एक पैराग्राफ की लेंथ आप कितनी बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लोग बहुत सारे डॉजिंग पोजीशन पे चले जाते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते सर हैं, लाइन में 5-5 लफ्ज 3-3 लफ्ज लिख लेते हैं। तो ये बात मैटर डिफरेंट एंगल से करती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर एक तो प्रैक्टिस करनी है, दूसरा अपने मेंटोर से जुड़े रहना होता है कि जनाब हमारा ये पोजीशन चल रही है, अब आप बताएं अब मजीद हम आगे क्या करें। जी, आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। अस्सलाम यस वालेकुम सर सर। एमसीक्यू। सर जी प्लीज, सर सर ये आपने एक टाइम में बेटे पहले एक, पूछ लें आप। आप बोले, आप जो मेल हैं वो बोलें प्लीज। सर आपने बोला कि ये जो हमारा पेपर होता है पाकिस्तान अफेयर का, ये ऐसे की तरह होता है। तो जी ऐसे की तरह क्या हमें मतलब उसमें जो आउटलाइन होती है, हेडिंग होती है, तो सिमिलर वही स्टाइल हमें इसमें भी मतलब करना है कि आउटलाइन भी बनानी है, और फिर जो हेडिंग्स वगैरह मतलब जैसे होती हैं हाँ, उसमें ऐसे आई सिमिलर गॉट वैसे योर ही। आई गॉट योर पॉइंट। मैंने कहा शॉर्ट ऐसे, ये शॉर्ट ऐसे है। अब शॉर्ट ऐसे के अंदर आउटलाइन आप नहीं बनाते, ठीक है, और यहाँ पे आउटलाइन की बजाय आप हेडिंग्स देते हैं सिंपली, और ऐसे के अंदर आप हेडिंग्स नहीं देते, वहां पे आउटलाइन बनाते हैं। तो ऐसे का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है वो इससे डिफरेंट है। यहाँ पे जरूरी नहीं है हेडिंग देना।
आप ऐसे की तरह सिंपली भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग भी दे दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे के अंदर आपकी हेडिंग नहीं चल रही होती, वहां पे हमारा एक स्ट्रक्चर पैराग्राफिंग होती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा गड़बड़ ना कीजिएगा। मैंने आपको कहा शॉर्ट ऐसे, अब शॉर्ट ऐसे में आप इंट्रोडक्शन तो लिखते ही हैं ना, ऐसे में भी लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं। या आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या है, ऐसे का ये होता है कि आप तमाम अपने आउटलाइंस को ब्रीफली एक्सप्रेस करते हैं इस इंट्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप जिस टॉपिक का ऊपर आप क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे लाइक सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर आपने क्वेश्चन दिए, तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वहां से आप इंट्रोडक्शन इंगेज कर लेते हैं। नो इट्स अप टू यू। तो अपने आप को कैद ना करें, ओपन रखें। आपकी राइटिंग स्किल अगर बेहतर है तो आप किसी भी फॉर्मेट पे चले जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आगे राइटिंग स्किल के ऊपर जब कभी डिस्कशन हुई तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि अच्छा ये राइटिंग पर्सपेक्टिव में जो चीजें डिजाइन या डिफाइन की जाती हैं वो इनफैक्ट कैसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, आप मेजर पॉइंट्स पे कैसे आएंगे, आप क्वेश्चन डिमांड को कैसे डिकोड करेंगे, उसके रिलेटेड आपने आउटलाइंस कैसे बनाएंगे, आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। तो ये चीजें राइटिंग स्किल के ऊपर आ जाती हैं। ठीक होगी बात। तो जब राइटिंग स्किल के ऊपर कभी डिस्कशन हुई तो डिटेल से फिर आपसे बात करेंगे। जी फीमेल जो बात कर रही थी जिनको हमने अस्सलाम टोका था। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बुक रेकमेंड कर दें आप पाकिस्तान फेयर्स की, और ये भी बता दें कि क्या एआई से हम पढ़ सकते हैं। आई मीन ओनली फैक्ट जो हम उसमें ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि एआई या चैट जीपीटी से कुछ बातें गलत हो जाती हैं, तो क्या सभी गलत हो जाता है एआई से या चैट जीपीटी से, या कोई और बुक हो जो आप रेकमेंड कर सकते हैं तो प्लीज रेकमेंड कर दें। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है बेटे? सर मेरा नाम नगीना है, नगीना। ओके, थैंक यू बेटे। मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैंने जो पहले बात की है वो कही कि नो एआई, किसी भी सूरत में आपने एआई नहीं यूज करनी। एक बात समझ आ गई? नो एआई। ठीक होगी बात। जी अब हाँ, अब आप पूछें कि मैं क्यों जी ऐसा कर रहा हूँ। एआई को यूज करने के लिए आपको पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि प्रॉपर वे से एआई का काम लेना। आप चाहते हैं ना, लेट्स सपोज हाइड्रोपॉलिटिक्स के ऊपर आपकी सारे फिक्स एंड फिगर ठीक होने चाहिए। अब उसके लिए आपको पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। जाएं आप जाके पहले 15-20 घंटे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लेक्चर्स लें यूट्यूब से। फिर जाके जनाब किसी एआई के स्पेशलिस्ट से जो है वो अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो है वो स्टेटमेंट्स वेरीफाई करवाएं। फिर जाके उसका यूज है। हमारे पास वो माचिस की डिब्बी आती है ना बेटे, तो हम उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं बार बार इसी चीज को ही आपको बता रहा हूँ, नो एआई। अगर करनी है, आपको ज्यादा शौक है, फिर पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, सो दैट आपको कम से थैंक कम यू सो प्रॉम्प्ट मच देना सर। तो आना चाहिए। अब आ जाए जी बुक की तरफ। सर जी मैंने आपको कहा कि बुक, कोई भी बुक जो है प्रॉपरली नहीं लिखी गई। प्रॉपरली नहीं लिखी गई, प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? मैं एक बुक पिछले 4 साल से लिख रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर की, अभी तक मैं नहीं लिख पाया, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। इज इट क्लियर? और जिसके अंदर मैं ये इंसाफ कर सकूं कि जो मेरा स्टूडेंट होगा वो ये बुक जब पढ़ेगा तो उसको कंप्लीट ये कंसर्न चीजें मिल जाएं। वो पूरी प्रॉपर बुक, एक बुक लिखते हुए कम से कम भी आपको 4-5 साल लग जाते हैं। यहाँ पे तो हर हफ्ते दूसरी बुक आ जाती है, वहां से उठाया, वहां से उठाया, वहां से उठाया। आप किसी भी एकेडमी की, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी एकेडमी की बुक उठाओ और उसको उठा को कोई भी पेज नंबर उठाओ, उसको खोलो और उसी टॉपिक को आप गूगल पे जाके सर्च करो। आपको विद इन द 15 मिनट्स बहुत सारी वेबसाइट्स और आपको इवन मिल जाएंगी जो उस बुक के अंदर वही चीजें होंगी जो वहां पे मिली होंगी। आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में हमारे साथ क्या किया था, याद है आप लोगों को? जब हम आपको असाइनमेंट देते थे, पाकिस्तान अफेयर वाले या पॉलिटिकल साइंस वाले या आईआर वाले टीचर, तो आप लोग कहाँ से जाके कॉपी पेस्ट करके आते थे और कितने मजे के साथ आके जनाब हमारी आंखों में आंखें डाल के कहते थे सर ये हमारी असाइनमेंट। थोड़ी सी भी जो है ना वो नहीं होती थी, क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी कोई डर खौफ या थोड़ा सा होता था कि यार सर को पता चल जाएगा। श, हम शक्ल से तो बेवकूफ लगते ही होते हैं ना प्रोफेसर हजरात तो।
तो हम क्या देखते हैं, हम सिंपली ऐसे खोल के देखते हैं ना, तो पता चलता है कि आपके वो फॉन्ट भी छोटे बड़े होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं आपने किए होते। वो मकाफात अमल है बेटे, डिग्रियां तो ले ली ना आपने। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको एकेडमिक कल्चर आपके साथ वही काम कर रहा है जो आपने हमारे साथ किया था। तो इसीलिए आप लोगों सर को मैं मजीद मजीद जो है वो डिटेल में चीजें नहीं बताता। तो लिहाजा मैंने आपको कहा नो बुक नो एआई। इसके बजाय आप विकिपीडिया पे चले जाओ, वहां पे आपको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, और ऑथेंटिक मिल जाएंगी, और उसके बाद फिर आप रिसर्च पेपर पे आ जाओ, और पहला जो है वो आप लेक्चर ले लो। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो इंगेज कर जाएंगी। आगे आपकी मर्जी है। सर रिसर्च पेपर के वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ना, अगर हम ज्वाइन करते हैं एकेडमी को, ठीक है, आपके लेक्चर्स को ज्वाइन करते हैं, तो सर हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी और साथ में हमारी इवेल्युएशन मतलब हुआ करेगी, टेस्ट मॉक वगैरह। और सर ये कब मतलब कितने मंथ्स तक, क्योंकि कुछ अकेडमीज 2027 तक दे रही हैं कम्प्लीटली, काइंडली इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, पहली बात तो मैं एक ही बात का जवाब दूंगा जो मैं रेलेवेंट है। पहले तो ये ऑनलाइन ही लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको, लेकिन ऑनलाइन लाइव क्लासेस। मेरा मेरा इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है ना वो है कि इवेल्युएशन, क्या कहते हैं, हमारी जो मैम है, मैम नूर, उनके साथ मेरी जो सबसे ज्यादा बहस होती है वो इसी बात पे होती है कि मैं टेस्ट इवेल्युएट नहीं करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर आप करेंगे, तो मुझे करने पड़ते हैं। और टेस्ट इवेल्युएशन मैंने कभी नहीं की है। उसकी रीजन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और एक टीचर जो है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको इतना लेक्चर देने के लिए मैं कितने पैसे इनसे ईंट लेता हूँ। आप लोगों की सोच है। और आप लोगों को टेस्ट इवेल्युएट करने के लिए क्या मुझे कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इवन यहाँ तक कि मैं तो, मेरे जैसा बंदा अपनी वाइफ से जो है ना पैसे लेके बात करता है। और आप लोगों के टेस्ट इवेल्युएशन जो है वो मैं खुद ही करूँगा। एक बात, दूसरी बात, जितने भी टीचर हैं वो सारे खुद ही के, अगर मैं करूँगा तो सारे करेंगे। और सारे टीचर करते हैं, वो मेरे से बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि पहली चीज जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है ना नेयर पेयर्स के साथ, और मैम ने जो हमें इंगेज किया है, वो है कि टेस्ट इवेल्युएट करने। तो पहली बात है कि बेटे टेस्ट इवेल्युएट होते हैं, लेकिन आप लोगों को वो टेस्ट इवेल्युएशन अच्छी नहीं लगेगी। वाई? बिकॉज पिछला जो बैच हमारा चल रहा है ना, उनमें से हार्डली 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैं कह सकता हूँ अप टू द मार्क है उनकी राइटिंग स्किल। मतलब 190 स्टूडेंट में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि यार इनकी जो राइटिंग है वो अप टू द मार्क है। सो पहली बात, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना टाइम निकाल के राइटिंग स्किल के ऊपर हम कुछ लेक्चर्स आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। उसके लिए कि वो वीडियो, जितनी भी वीडियोस हमारी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। वो अलग बात है कि बाकी लोग आके देख ले जाते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स उसको बॉदर नहीं करते कि शायद ये वीडियो ऐसे चल रही होती है। हम वो वीडियो बनाते इसलिए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट एक तो आप लोग रिकॉर्ड में रहें और आप उनसे गाहे बगाए मुस्तफीद हों। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे उन वीडियोस को बार बार करके हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर बना के रख देते हैं। आप उनको जरा जाएं देखें, आपको एक एक वीडियो में चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन जब आप काम करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उनका सोल्यूशन आपको उन वीडियोस से मिलेगा। दूसरी बात बेटे कि टेस्ट इवेल्युएशन डेफिनेटली होंगे आपके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो टेस्ट इवेल्युएशन आपकी है वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि आप राइटिंग स्किल कितनी इंप्रूव आपको करनी है। और आपके टेस्ट कितने होने चाहिए, आपको पता है कितने होने चाहिए आपके टेस्ट? यहाँ पे तो 5 है ना, हम लोग तो आप लोगों को देते हैं। अभी तो आप लोगों की राइटिंग स्किल पे आपने बहुत सारा काम करना है। अभी आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा, लेक्चर कवर करें, लेक्चर में जो पढ़ाया गया उनकी रीडिंग कवर करें, फिर उन रीडिंग को देखने के ऊपर टेस्ट दें। और वो टेस्ट आपकी वैल्यूएशन आपको सिर्फ इतना बताएगी कि आपका राइटिंग स्किल अप टू द मार्क है या नहीं है। क्योंकि अभी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जाम। अगर आप बात करें तो आपको हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 2-2 3-3 टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट बहुत अच्छे हुए हैं। और उनकी फिर इवेल्युएशंस भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके टेस्ट इवेल्युएशन ज़रूर होंगे, और वो टीचर ही करेंगे, जबकि बाकी अकेडमीज में जो हैं वो आपके सीनियर्स करते हैं। इवन मैंने एक अकेडमी में अपनी ज़िंदगी में पढ़ाया है, उनका भी मैंने टेस्ट एवेल्युएट नहीं किए। उसकी रीज़न, और टेस्ट एवेल्युएशन पे बेटे बहुत एक टाइम लग रहा होता है टीचर का, और टीचर से कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं किताब पढ़ लूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाना जो है ना आसान काम नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे लेक्चर देने आता हूँ तो मुझे 8 घंटे पीछे पढ़ के आना पड़ता है।
तो वो क्या हुआ, 2 घंटे का लेक्चर मतलब 10 घंटे पे चला जाता है। तो पहली बात तो ये है कि सीएसएस का पढ़ाना आसान नहीं है। दूसरी बात है सही पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात ये है कि ये जहाँ पे राइटिंग स्किल की बात है, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते में हमारी वीडियोस आए राइटिंग स्किल के ऊपर, उनको ज़रा ज़रूर सुनिएगा, उनके ऊपर अमल कीजिएगा, और आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा राइटिंग कैसे करनी है और आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन इंटरेस्ट एवेल्यूशन का, वो बिल्कुल ज़रूर होगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे टीचर ही करते हैं, कोई जो है वो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आपने जो रिसर्च पेपर का जिक्र किया है सर, तो ये रिसर्च पेपर के लिए आप हमें कुछ वेबसाइट्स वगैरह बताएंगे कि नहीं, ये ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, वो हम स्टडी करेंगे सर। मुझे आपकी बात सही समझ नहीं आई। आप पूछ रहे हैं रिसर्च पेपर कैसे मिलेंगे या कैसे हम पढ़ेंगे? इन दो का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या आप पूछ रहे हैं अपने बेटे? सर मेरा सवाल है कि आपने जो रिसर्च पेपर के बारे में बताया, तो वो रिसर्च पेपर आप हमें ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे या उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स आप बताएंगे, हम उसको स्टडी करेंगे? नहीं नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे आपको। और उस पे वैसे गूगल क्लासरूम के अंदर हम, बेहतर है कि हम आपको उसका लिंक दे दें बना के, और वो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। उसकी इशू नहीं है। इवन आप खुद भी कर सकते हो यार, डोंट डिपेंड ओवर ऑन अस। इवन इवन मैं आप उन लोगों को भी बता देता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगा कि यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ द सोशल साइंस, ड्यू टू दिस रीजन आपको ये पता नहीं होगा कि सोशल ये रिसर्च पेपर आपके रेलिवेंट है या नहीं है। लेकिन जो जो हम रिसर्च पेपर आपको दे रहे हैं वो तो हमने खुद पढ़े हैं फिर आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात कर रहे थे, आप लिखें सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान, इवन इसके ऊपर गूगल के ऊपर, और उसके साथ आप लिखें सेमी कॉलन और पीडीएफ, और इंटर कर दें, सिविल मिलिट्री रिलेशन के बहुत सारे पेपर आपके सामने आ जाएंगे पीडीएफ में। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि अच्छा कौन सा रेलिवेंट है कौन सा नहीं है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जब तक हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो तो हमने खुद पढ़े हैं, और वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि जनाब ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो इट्स कंसर्निंग। इसके अलावा तो और कोई वो है ही नहीं, तो बहुत इजी कंसर्न है, इस पे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये कंसर्न है कि मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान अफेयर में, तो क्या उसको पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखें और उसके अलावा उसकी हेडिंग अलग लिखें? मतलब अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये, मतलब दूसरे सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट मतलब अटेम्प्ट करना है इसको, प्लीज इस पे थोड़ा गाइड कर दें। ये थोड़ा गाइड करना नहीं बनता बेटे, सिर्फ आपके इसी क्वेश्चन का जवाब 1.5 घंटे ले जाता है। मैं आपको थोड़ा ना इस पे ले आता हूँ। ये क्वेश्चन है, हम कहते हैं जनाब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट समझो, और उसके बाद उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को देखो, और उन कीवर्ड्स का एक करेक्ट निकालो। पहली बात, क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर आपने ये पढ़ी है, कंडक्ट अ कम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, आपने यहाँ पे दिखना है ये कम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, ये एक कीवर्ड्स है, सिमिलरिटीज दूसरा कीवर्ड है, डिफरेंसेस तीसरा कीवर्ड्स है, बिटवीन चौथा कीवर्ड है, और ये कंपैरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट है, इकबाल्स फिलोसफिकल आइडियाज ये पांचवा कीवर्ड है, जनाज पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ये छठा कीवर्ड है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी 7, ये 7 कीवर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इन कीवर्ड्स को सामने रखते हुए आप करक्स बनाओ। करक्स का मतलब क्या है कि इसको एक सिंगल सेंटेंस के अंदर लेके आओ इस क्वेश्चन को, जो आपको बताए कि ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। दूसरे लफ्जों में समरी, तीसरे लफ्जों में प्रिसाइज करो, प्रेसी बनाओ उसकी। सो सिंगल अप्रोच क्या बन रही है कि इकबाल की फिलॉसफी और कायद आजम साहब की जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं रिलेटेड टू द पाकिस्तान आइडियोलॉजी, उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। अब क्वेश्चन को डिकोड करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ऐसे को डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डिकोडिंग आपकी होगी, अब इसके रेलिवेंट आपने आउटलाइन बनानी है, तो आप लोग एक्सरसाइज में आउटलाइन ऐसे की तरह पहले बना लो, और वो कम से कम 7 पॉइंट्स होने चाहिए, 7 आउटलाइन, 5 रेलिवेंट, एक छठा जो है वो इंट्रोडक्शन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 7वां कंक्लूजन। अब ये 6 पॉइंट्स आप बनाओगे वो ऐसे होने चाहिए जो इन कीवर्ड्स को रिफ्लेक्ट करते हो। शुरू में आप बेशक कीवर्ड्स उठा के हेडिंग की सूरत में ले दो,
और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर फिर आप आ जाओ आगे ने पैराग्राफिंग के ऊपर। जब आप पैराग्राफिंग के ऊपर आते हैं तो पैराग्राफिंग में क्या आपको आता है? पैराग्राफिंग में दो तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं कि पैराग्राफ में आप जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस डिजाइन करते हैं वो क्या होता है। एक तो आपको जो है वो टॉपिक सेंटेंस देना होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जिसको आप ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं। दूसरा जो है वो आपको सपोर्टिंग सेंटेंस देना होता है। सपोर्टिंग सेंटेंस में क्या होता है, जो टॉपिक सेंटेंस में बयान किया गया है, आपने आर्ग्यूमेंट बनाया है टॉपिक सेंटेंस में, उस आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, आप फैक्चुअल डाटा देंगे, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, और तीसरा जो है वो आप कंक्लूजन देंगे, और दैट विल बी द इन्वॉल्व इन द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस अलोंग विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा, इसके बाद ये पढ़िए जल्दी। अब टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये एक पैराग्राफ के हो गए। और एक पैराग्राफ 1 पॉइंट के ऊपर होगा, एक पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ होगा। अब आप लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि एक पैराग्राफ में 2 3 4 पॉइंट दे देते हैं और अगले पैराग्राफ में आपके पास कंटेंट ही नहीं होता। अब क्या ये एक दिन में आपको आ जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी आपको कम से कम भी 15 20 दिन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, उस आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है, सपोर्टिंग सेंटेंस में एविडेंसेस क्या हैं, फिर उसको कंक्लूड करना है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में जाके लिखना है। और ये सारी चीजें आपको क्या करना है, फाउंडेशनल क्लासेस के अंदर सीखनी होती हैं, ग्रामर के अंदर। फिर आगे आता है, अच्छा कोहेजन है इसके अंदर, जो बात आप कर रहे हैं कोहेजन है। आप कोहेजन के लिए क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि आपने सिंपल सेंटेंस बनाया है, आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। तो वो अलग से आपको ग्रामर में सीखना होता है। अब उनको आपने जोड़ना किससे, कंजक्शन से जोड़ा है, ट्रांजिशनल वर्ड से जोड़ा है, कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ा है, किससे जोड़ा है। तो उसके बाद आपका वो पैराग्राफिंग जो पैराग्राफ है अप टू द मार्क है। फिर उसमें कोहेजन कितनी है, फिर पैराग्राफ टू पैराग्राफ कोहेरेंस कितनी है, ये सारी चीजें ऐसे में भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान अफेयर कोई अलग से है, करंट अफेयर कोई अलग से है, ऐसे अलग से है। ग्रामर, ग्रामर के अंदर आप सीखते हैं कि लैंग्वेज लिखनी कैसे है, ठीक है, समझनी कैसे है, बोलनी कैसे है। ऐसे के अंदर आप क्रिएटिव राइटिंग सीख रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिवली आपने लिखना क्या है। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में आप कंटेंट भी सीख रहे होते हैं और राइटिंग स्किल को भी आप सीख रहे होते हैं और साथ साथ कर रहे होते हैं। तो ये एक पैरामिड बनता है। पैरामिड की बेस क्या होती है, हमेशा वाइड होती है। अब 12 पेपर हैं, 12 पेपर एक पैरामिड की तरह बेस बनाते हैं आपको। और पैरामिड की जो टॉप है वो क्या है, एक सीएसपी ऑफिसर है। तो लिहाजा इस पैरामिड की बेस को समझने की कोशिश करें। ये जो आपको मिलते हैं ना यूट्यूबर्स, और वो 3 3 महीने 4 4 महीने में सीएसए करवाने वाले, ये है आपके बेस, जिसमें आपके 12 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश ग्रामर, ऐसे, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, फलां फलां फलां, ये है। और इन सब को जब आप पढ़ते चले जाएंगे, ये आगे जो है वो नैरो डाउन होके आपको एक ही टॉप पे पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई सोशल साइंस का है, फेमिनिज्म आप जेंडर स्टडी में भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ेंगे, आप इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया, कितने सारे टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान अफेयर के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, आईआर के भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, ऐसे के भी हैं। और अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री लिखेंगे तो उसके भी हैं। अगर आप फिलोसफी रखेंगे तो वो पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल फिलोसफी सारी उसकी फिलोसफी में भी है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। अगेन, इन सारी चीजों को आप एक्सपर्ट मेंटोर के साथ अटैच रह के सीख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और कोई क्वेश्चन है जी? सर यस मेरा सर। क्वेश्चन है कि सर रोड मैप एक प्रॉपर अगर आप बता दें कि हम उस चीज़ को ही फॉलो करें, बिकॉज अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं तो मिस्टेक्स हो रही हैं और प्रेपरेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। तो काइंडली ओके, आई अगर गॉट यू, आप आई गॉट व्हाट इज द रोड मैप। चलें जी, आज खुल के बातें हो रही हैं तो खुल के बातें करते हैं। मुझे ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना कोई ड्यूअल पर्सपेक्टिव नहीं है, या दोगलापन कि बच्चों के लिए कुछ और, टीचर को कोई और इंस्ट्रक्शन दे दी, ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल है कि टीचर जो है वो अपनी क्लास का किंग है। और लाइक मेंटोर मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई आपको कह रहा है ना 3 माह 6 माह में हम लोग आपको सीएस कर लूंगे, सरासर झूठ है। सीएसएस के लिए आपको कम से कम
1 साल की प्रिपरेशन चाहिए। और सीएसएस के लिए आपका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 3 साल का। अपने माइंड में रख लें, ये ज़हन में रख लें। और इस 3 साल में नो एमफिल, नो दिस दैट, नो इफ बट। सिंपल आप रोड मैप चाह रहे हैं ना, तो रोड मैप ये है कि आपने 3 साल का टारगेट देना है अपने आप को। 3 साल में मैंने सीएसएस या पीएमएस ऑफिसर बनना है। कोई सिंगल पेपर नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ हर जॉब आपके लिए नहीं होती और हर जॉब के लिए आप नहीं होते। ये जो काम करते हो ना, उधर की जॉब आई, उधर भी सीवी दे आए, इधर भी दे आए, इधर भी दे आए, ये नहीं है। सिर्फ टारगेट रखो कि ये मेरा सीएसएस है और मैंने इसको 3 साल के अंदर अंदर करना है। 1 साल, मुझे बताओ 12 सब्जेक्ट हैं और 12 सब्जेक्ट आपने कभी 1 साल में नहीं पढ़े, ठीक है। 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में कितने होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी में। कोई बहुत कम रेयर यूनिवर्सिटीज हैं जो 6 सब्जेक्ट आपको ऑफर करती हैं और पूरा 1 साल लगाती हैं आपके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साल में फेब में एग्जाम होता है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो दिसंबर में उठ के जो है वो अकेडमी कह देती है जनाब हम आपको 2027 का सेशन करवाने लगे हैं, आओ जी क्रैश कोर्स है और आज वो वहां पे करवाते हैं। सो दिस इज द लूट सेल मेला। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ सीएसएस। सीएसएस के अंदर प्रॉपर पैटर्न के साथ आपको चलना पड़ता है, ठीक होगी बात। अब अगली बात आ जाए, रोड मैप ये है जनाब, आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं होते हैं उन्हीं के साथ आप अपनी रीडिंग को कंप्लीट करें, और जो कि नहीं होती। वाई? बिकॉज लेट्स सपोज हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको 2 लेक्चर दिए जा रहे हैं दिन में या 3 लेक्चर दिए जा रहे हैं तो 6 घंटे तो आपके सिंपली वहां पे चले गए। और आप इतने अच्छे तो हैं नहीं जहाँ पे 6 आवर्स आप लेक्चर लेंगे और 6 आवर्स बैठ के इकट्ठे पढ़ेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनकी सिटिंग टाइम होता है, आपका होता नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके कोर्स पेंडिंग पड़े जाते हैं, टॉपिक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ एक टॉपिक एक दिन में आप अगर कर लो तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। आपको कम अज कम टारगेट रखना है कि मैंने जो एक टॉपिक है वो एक दिन में करना है। अब वो चाहे आपके पास 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, जो 6 घंटे हैं उसी के अंदर उसी टॉपिक को आप उसकी रीडिंग कंप्लीट करो। रीडिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद 1 घंटा उसके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फिर आप क्या करें, आप इंगेज करें। आपके जब टेस्ट इवेल्युएशन हम करेंगे तो उसमें से हमें जो स्टूडेंट लगेगा ये इसके अंदर स्पार्क है, मतलब इसके ऊपर थोड़ी मेहनत की जाए, इसको निकाल देते हैं। तो उस पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम उनको फिर निकालें, उनको चाहे फिजिकल क्लासेस में इंगेज करें या ऑनलाइन क्लास में, उसके राइटिंग स्किल के ऊपर काम करें। राइटिंग स्किल के ऊपर कम से कम 2 से 3 महीने काम होता है। आप लोग, मैंने अपने 15 साल की यूनिवर्सिटी टीचिंग के अंदर एक दफा भी पेपर चेक करके पास नहीं किए स्टूडेंट। अगर मैं ऐसा करूँ ना तो मेरे पास एक सेमेस्टर में 100 स्टूडेंट होता है, तो हार्डली 3 to 4 स्टूडेंट पास हो सकते हैं। और वो मेरी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, इसकी कंप्यूटर साइंस की। और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को मैं पाकिस्तान अफेयर में या पाकिस्तान स्टडी में या आईआर में फेल कर दूं, तो क्या ख्याल है? आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप फेल होना पसंद करेंगे पाकिस्तान स्टडी में या आइडियोलॉजी एंड पाकिस्तान के अंदर? नहीं करेंगे ना। तो लिहाजा क्या होता है, हम पेपर देखे बगैर ही पास कर देते हैं, जाओ जनाब आप पास ही हैं। वाई? बिकॉज अब यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा काम नहीं है कि मैं आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर काम करूं। क्या आपको लिखना नहीं आता? आप लोग क्या करते हो, आप लोग हमारी बातें हमें ही वापस कर दे देते हो फोटो कॉपियर की तरह, तो हम कहते हैं आपको पास हो गया। यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल सीखनी है भाई, क्रिएटिव राइटिंग। स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाना नहीं आता, पैराग्राफिंग नहीं आती, बेसिक राइटिंग का कंसर्न नहीं है, और आप उसी एकेडमिक टून की तरह चलते हैं। फिर मोस्टली स्टूडेंट्स को बात समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये सर हम ही मार रहे हैं तो शायद हम कर लेंगे। अब इससे बड़ा लतीफा मैं क्या समझा सकता हूँ आपको। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैंने कहा कि यार आप तैयार नहीं हो, अब ना जाना, अपनी अटेम्प्ट ज़ाया कर दो, अभी यू आर द टू यंग, 22 ईयर्स ओल्ड हो, तो अभी तो 8 साल पढ़े हैं, तो आप 1 साल अच्छे से राइटिंग स्किल पे काम करो सिर्फ। कहते हैं सर मेरे अब्बू जी ने कहा है कि इस दफा आप जाओ एग्जाम में और हम दुआ करेंगे और इंशाल्लाह पास हो जाओगे, देख लेना। मैंने एक मिनट उसकी शक्ल देखी, फिर मैंने उसे पैट किया, मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, जाओ। अपने अब्बू जी को कहना बड़ी तस्वीर ले ले, और वो बैठ के सर वो इमाम मस्जिद है। मैं कहा ये तो और अच्छी बात होगी, आप तो टॉप करोगे। और इस बात को हो गए 3 साल। आजकल मेरे ख्याल आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो बंदा प्रोफेसर है, प्रोफेसर ये किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे दुनिया ही और चल रही होती है ना। यहाँ पे हम इसको रैशनलिज्म के साथ देखते ही नहीं है कि चीजें चल क्या रही है।
तो आपका रोड मैप मांग रहे हो, रोड मैप एक ही है, एक दिन का एक टॉपिक। बी रैशनल, वीकनेसेस लिखो। और सबसे पहले जो रोड मैप, मेरा रोड मैप है ना, वो मैं कहता हूँ आप डायरी बनाओ, उस डायरी पे डेली बेसिस पे चीजें लिखो। दूसरी बात, जो आपको समझाया जाता है उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखो, उनके मुताबिक अमल करो। फिर अपना एक मेंटोर चूज करो, उस मेंटोर को आप बताओ सर ये मेरे प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है, रेदर देन के आप एक्सपीरियंस करके सीखते जाओ। सो ऑब्जर्व करो और फिर लर्न करो। दूसरी क्या है, या एक्सपीरियंस करो या फिर लर्न करो। तो ऐसा ये है कि एक्सपीरियंस करो और लर्न ना करो, चुप करके एक साइड पे हो जाओ। नाउ इट्स अप टू यू। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? यस जी Sir, for प्लीज। some in their second or third year of university and they want to build their basics on Pakistan studies essentially. So how can they have like a get to go from the very start so that they can build up the basics? यू आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर द CSS एज अ CSS एस्पिरेंट्स। क्योंकि आपके पास, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपका मतलब है कि आपके पास जो है वो 2 years अभी पड़े हैं, 2.5 years। उस 2.5 years में अगर एक एक सब्जेक्ट करके भी आप कवर करते चले जाओ तो आपके पास अच्छा खासा टाइम और अच्छा खासा वर्क है जो आप कवर कर लोगे। आफ्टर गेटिंग द डिग्री विद इन द 6 month यू विल बी एबल टू सिट इन द एग्जाम। और ऐसे आप हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। और वो लोग जो डिग्री करने के बाद उनको ख्याल आता है कि अच्छा CSS भी करके देखते हैं, तो वो डिग्री के बाद बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर रहते हैं। कैसे? अभी आपको किसी ने नहीं पूछना कि आप क्या कर रहे हो, सबको पता है आपकी डिग्री चल रही है। डिग्री करने के बाद जब आप CSS करोगे ना, तो आप अगर फीमेल हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रेशर हमारी सोसाइटी की तरफ से आएगा, वो अक्सर मैं कहता हूँ ताइयाँ, चाचियाँ, मामियाँ, फुफियाँ, मासियाँ, उन जिनको अपनी औलाद उनको घास नहीं डाल रही होती, वो आपके ऊपर फिंगर आउट कर रहे होते हैं। इसकी शादी कब होगी, इनकी जॉब कब लगेगी, अच्छा आगे क्या कर रहे हो। तो ये खामखा का सोशल प्रेशर है। तो वो सोशल प्रेशर से आप बच जाओगे और बाकियों को आप वो सोशल प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा। जो मेल होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है कि वो घर वाले कहते हैं और कितना पढ़ाएं आपको, बस जाओ जॉब करो। और मोर देन 99% लोगों को पता ही नहीं है CSS का कंसर्न क्या है। तो वो बेचारे उस प्रेशर के अंदर आके अर्निंग विद लर्निंग करते हैं, तो लिहाजा CSS छोड़ देते हैं। तो आइडियल कैंडिडेट कौन है? जो इस वक्त यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सो यू आर द हार्ट फेवरेट। लेकिन बात फिर वही है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद बहुत टाइम होता है, क्लासेस नहीं, क्लासेस हार्डली 3 से 4 घंटे की होती हैं। उसके बाद बाकी सारा टाइम जनाब कैफे में, और कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो अच्छा है कि आप आराम से बैठ के CSS का सिलेबस पकड़ो, 1 by 1 अपनी रीडिंग करो और अपने टीचर के साथ जुड़े रहो कि अच्छा ये कर लिया, अब आगे के बताएं, आगे के बताएं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तरफ आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है, दूसरी तरफ आपका CSS का सिलेबस कवर हो रहा होता है। अगर विद इन द 6 month के अंदर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, नो नीड टू डिस्कस विद एनीबॉडी दैट कि आप क्या कर रहे हो। ना कोई प्रेशर, ना डोमेस्टिक प्रेशर। अगर खुदा ना खासा उस अटेम्प्ट में नहीं भी हो रहा तो आप एग्जाम देने के बाद दोबारा मार्च में अगली अटेम्प्ट के लिए तैयारी के लिए बैठ जाओ। आपको पता चल जाता है ना एग्जाम के दौरान कि ये मेरी डेफिशिएंसीज रही हैं, उन डेफिशिएंसीज पे काम करो और मार्च में दोबारा एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। और क्या करो, भूल जाओ पिछले अटेम्प्ट को। सितंबर में रिजल्ट आएगा, अगर पास हो गए इंटरव्यू की तरफ चले जाओ, और अगर खुदा ना खासा कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गया अगले अटेम्प्ट के लिए आप फिर तैयार बैठे हो। तो आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो एज कम्पेयर टू दोज वन जिनको जो है वो डिग्री के बाद याद आता है अच्छा CSS करना है हमने। ठीक हो गया जी। आई होप कि मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। और आप लोगों से बातें करके बहुत मजा आया, बिकॉज बिहाइंड द लेंस ऑफ द कैमरा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बैठे होंगे। सो इट्स माई क्या इमेजिनेशन। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, बेटे कामयाब लोग और नाकाम लोग दोनों के पास 24 hours होते हैं। कामयाब वो होते हैं जिनके 24 hours वेल मैनेज्ड होते हैं, एक एक मिनट का हिसाब किताब उनके पास होता है। और नाकाम लोग वो होते हैं जिनके पास 24 hours होते हैं, काम कोई नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को इतने मसरूफ होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो 24 hours को मैनेज करना है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की रीडिंग, 16 घंटे, 4 घंटे का खाना, और 4 घंटे का जो है ना वो आपकी राइटिंग है, वो पर्सपेक्टिव आप बना लें। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो 4 घंटे की क्लासेस आ गई, 24 घंटे आपके पूरे हैं। अब 8 घंटे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप लोग देख लें। ठीक हो गया जी। और किसी का कोई कंसर्न है जी?
सर मेरा ये अच्छा क्वेश्चन है कि आप अभी कह रहे थे कि सीएसएस की जो आइडियल प्रिपरेशन है वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है वो है, लेकिन अगर जी। कोई एस्पिरेंट अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो आर यू डीमोटिवेटिंग दो स्टूडेंट्स राइट नाउ कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है सीएसएस क्लियर करना, या अगर वो अभी से अपनी पूरी दिल लगाकर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और सीएसएस 27 या 28 में अपीयर होते हैं तो उनके लिए भी चांसेस हैं पास होने के? हाँ माय डियर एस्पिरेंट्स, मेरी आपने मेरी बात कंप्लीटली सुनी नहीं। मैंने कहा कि वो स्टूडेंट जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो साथ साथ सीएसएस भी कर रहा है, उसको कोई भी नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, उस सबको पता है कि वो डिग्री कर रहा है। और सीएसएस अगर वो किसी को बता भी देगा तो कोई उसको सीरियस लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि डिग्री के बाद ही देना है ना। अब आप डिग्री करके बैठे हो, आपसे कितने लोग पूछने वाले हैं कि अब आगे क्या 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 इरादा है, आप किस्मों को क्या बताओगे। सोशल प्रेशर आपके ऊपर जो आएगा ना, दैट इज द एडिशनल कंडीशन जिसको मोस्टली स्टूडेंट बेयर नहीं कर सकते। और ये पता है, ये एग्जाम जो मैं कहता हूँ, इट इज नॉट एग्जाम ऑफ कंपटीशन। हर साल ऑलमोस्ट 20 से 25 सीटें खाली रह जाती हैं। पंजाब की मिनॉरिटी की सीटें खाली रह गई हैं इस दफा। बाकायदा आपको 2023 के अंदर एफपीएससी को एक अलग से एग्जाम लेना पड़ा, 200 सीटें खाली पड़ी थी उनके लिए, जिसको स्पेशल सीएसएल का एग्जाम दिया। वाई? बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट अंडर प्रेशर रहते हैं। डोमेस्टिक प्रेशर है, पेयर प्रेशर है, कंपैरिजन अप्रोच है, सोसाइटी का प्रेशर है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर है। इस प्रेशर में आके आप सीएसएस की क्विट कर देते हो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपकी खानदान में कोई ऑलरेडी सीएसपी है या उसने सीएसएस की प्रिपरेशन की है, उसको पता होता है कि आपको कितना टाइम चाहिए, वो आपको डिफेंड करने के लिए खड़ा होता है। फिर वो आपको कहता है बस चुप करके आप लगे रहो, मैं घर वालों को संभाल लूंगा। आप बहुत सर आइडियल अस्सलाम है। वालेकुम। अब लेट मी कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात में आप मेरी आपने शायद गौर से नहीं सुनी कि ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हैंडल करने का तरीका आपने कभी सीखा है? कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या कभी हम जैसे टीचरों ने कभी आपको बताया है? कभी नहीं बताया। इसके ऊपर प्रॉपर वर्क होता है बेटे। आप जितने मेंटली सेटिस्फाइड होंगे और टफ होंगे, उतना अच्छे एस्पिरेंट्स होंगे। क्योंकि अगर हर तीसरे दिन आपको ये लगेगा ये बहुत मुश्किल है, हर पांचवें दिन लगेगा ये बहुत आसान है, आप इसी मुश्किल और आसान की कश्मकश में रहोगे पूरा साल। अब जो स्टूडेंट है डिग्री का, आप यूनिवर्सिटी डेज अपने निकालो, कितने कितने बांके दहाड़े थे, हैं, चिल करते थे। घर वाले जो है वो आराम से वो दे देते थे, पॉकेट मनी इशू ही नहीं होता था, मसला ही नहीं होता था। और आराम से बैठ के अगर उस वक्त आप काम करते तो कितना अच्छा होता। ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है या अब अच्छे तरीके से काम करता है? अब ज्यादा प्रेशर के साथ काम करोगे। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि मेरा मैं क्या कहने जा रहा था। ठीक है, तो मिस इंटरप्रेट ना कीजिएगा काइंडली। No worries. Thank you so much, sir. I am actually very impressed by the way of teaching and I'm very excited to join your session. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ बातें करने में और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाने में। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ घर वाले तो हमारी बात सुनते नहीं है, आप लोगों का हम मशकूर होते हैं कि चले आप इतने घंटे बैठ के हमारी बातें सुन लेते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जी आखिरी क्वेश्चन करते हैं जी, किसका है जी आखिरी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, तो प्लीज वो बहुत हेल्पफुल होगा। पहली बात, रीडिंग हैबिट्स अपनी डेवलप करें। आप सब लोगों से कहूँगा, अगर आपने सीएसएस करना है या इवन आपने आपके छोटे बहन भाई हैं, भतीजे भांजे हैं, और आप चाहते हैं कि यार वो भी करें, वो चाहे प्राइमरी क्लास में भी क्यों नहीं है, आप उन्हें बुक सेंटर्स ले जाएं, बुक स्टोर्स ले जाएं आपके टाउन और उस पर, और उनको कहें अपनी मर्जी की किताबें लें। रीडिंग हैबिट्स सबसे पहले आपकी हैं। मैं सर अक्सर एक कहता हूँ इट इज़ एग्जाम क्वेश्चन ऑफ है, लर्निंग। कैन यू टेक अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड? प्लीज, एक मैं वन लेता हूँ क्वेश्चन सर। लेता हूँ। जी सर, रीडिंग थैंक यू सर। रीडिंग रीडिंग हैबिट्स अपनी डेवलप करो। उसके बाद जो अगला कंसर्न है, डिसिप्लिन रहो। आप सब लोगों को मैं कहूँगा। तीसरा, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। चौथा, अपने पे ट्रस्ट करो। कभी अपनी ड्राइविंग सीट पे किसी दूसरों को ना बिठाओ। दूसरों से ना पूछो कि सर आपको क्या लगता है मैं कर जाऊंगा सीएसएस। तो अगर आपको नहीं लग रहा कि आप सीएसएस नहीं कर सकते हो या कर सकते हो,
तो मैं कैसे आपको जज कर सकता हूँ? कभी किसी को मत इजाजत दो कि वो आपको क्रिटिसाइज करे। यू हैव अ राइट टू डिग्निफाई योरसेल्फ। सो ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हो, यार सीएसएस बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोगों की सोच है। लेकिन इन 4 चीजों को अगर आप डेवलप करते हो तो, और अगर यही नहीं डेवलप होती तो फिर तो आपको कोई भी छोटा बच्चा भी आगे कह गया ना, भाई बाजी आपके बस की बात नहीं, आप उसकी भी बात मान लोगे। ये बड़ी सिंपल सा फार्मूला है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग आपको डिफरेंट एंगल से ये कहते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। ये है आपके एग्जाम ऑफ हैबिट्स। तो हैबिट्स रिफाइन होनी चाहिए और मैच्योर होनी चाहिए। अगर आप डिटरमिन है, आपको कोई डी ट्रैक ही नहीं कर सकता। आपको अगर अपने पे ट्रस्ट है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आपको ये कोई नहीं कह सकता ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और ये आप सुनेंगे, ये बातें अपनी सोसाइटी में सुनेंगे। क्योंकि एक तो आपके रिश्तेदार हैं, कहीं उनको ये खतरा है कि कहीं ये ना हो कि आप कर ही जाएं। और आपके जो शरीक होते हैं, शरीका बरादरी होती है, ये भी तो हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है। सोसाइटी है, तो लिहाजा किसी को जरूरत नहीं बताने की कि आप क्या कर रहे हो। अपना चुप करके अपना काम करो, ठीक है। और जब रिजल्ट आ जाता है ना, पूरी पाकिस्तान को पता चल जाता है। और जब आप एलोकेट हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले रिश्तेदार जिनको पता भी नहीं होता आप क्या कर रहे हो, तो वही कहते हैं हमने आपके लिए खाना काबा में जाके दुआ की थी, चाहे वो आप लोगों के कुछ और भी कहते रहे। तो ये चीजें आप करो, अपना काम करो, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हो जाएंगी। जी लास्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि किसका है जी? सर क्वेश्चन था कि नॉट रिलेटेड विद सीएसएस, लेकिन इसकी ना एलिजिबिलिटी के मतलब रिगार्डिंग था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि ना 30 ईयर से ना एज ज्यादा हो जाती है, मतलब वो समहाउ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो मतलब स्टार्ट तो किया होता है, वो कुछ फैमिली इशू, तो क्या 30 कि हम बाद भी अप्लाई कर सकते हैं? मैं भी रिसेंटली 30 का हुआ हूँ, लेकिन वो मैं लास्ट नवंबर से मैं ना प्रेपरेशन कर रहा था सेल्फ मेड। तो अब मैंने वो देखा कि वो 30 ईयर से तो वाला कोई सीन ही नहीं है, तो कोई ऐसा है? बेटे ऐसा होता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 2 इयर्स की आपकी सर्विस है, तो 32 इयर्स तक आप दे सकते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात नहीं। जो इतने भी आपको र्यूमर्स हैं 35 एज हो रही है, फलां हो रही है, सारे र्यूमर्स हैं। अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा एग्जाम लेता है, इसके अंदर कोई भी अगर चेंजिंग होगी ना, पार्लियामेंट में बिल पास होगा, वहाँ पे सदर के पास जाएगा, वो दस्तखत करेगा, कानून बनेगा, एफपीएससी की वेबसाइट पे आएगा। वहाँ से अगर आपको पढ़ने को मिल जाता है कि 35 ईयर्स एज हो गई है, तो आप यकीन मान लें। अगर वहाँ पे नहीं है, तो आप जो मर्जी जहाँ से मर्जी कोई आपको कहता है, मत इस धोखे में आइएगा। एक बात, 30 ईयर हो गई है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं। अब आप सिंगल पेपर की तरफ जाएं। सिंगल पेपर में 35 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे एफआईए है, एमओडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत सारी सीट्स आती हैं सिंगल पेपर की, आप उस तरफ जाएं, सीएसएस की तरफ आप ना जाएं, ठीक है। और जी अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो 4 इयर्स अगर आपकी सर्विस हो गई है, तो आप पीएमएस का एग्जाम दे सकते हैं 35 ईयर्स तक का। तो बड़ा सिंपल से ये असूल है, इसको आप मलूज़ खातर रखिएगा। अल्लाह खैर चलो। सब बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे ख्याल में आपके बाकी टीचर भी हैं, उन्होंने भी आना है। तो जी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी बातें डायरी पे लिख ली होंगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, डायरी बहुत ज़रूरी है और हर कामयाब इंसान के पास डायरी होती है। तो डायरी में ये सारी चीज़ें लिखा करें, जो भी टीचर आते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उनके साथ साथ उनके लेक्चर भी नोट करें। तो ये अगर 4 हैबिट्स हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी में आप बना लेते हैं, तो आप दुनिया में किसी जगह भी चले जाएं, अपना काम नहीं हो सकते। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।